अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है सोशल प्लानिट क्लास 7 एसएसटी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको PA2 का सिलेबस बता देते हैं। तो सभी बच्चे जल्दी से इसका कंटेंट ओपन कर लिए। चलिए स्टूडेंट्स, इसका कंटेंट ओपन कर लिए और यहाँ देखिए, जैसे कि हमने ऑलरेडी आपको PA2 का सिलेबस तो बता रखा है। एक बार फिर से रिवाइज़ करा देते हैं कि आपके PA2 में क्या क्या आएगा, वो आपको जो जो पढ़ना है। हिस्ट्री में देखिए बच्चों, हिस्ट्री में आपके कितने चैप्टर्स हैं? टोटल चैप्टर्स हैं चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7, यानी 2 चैप्टर आपके PA2 में हैं। ठीक है, हिस्ट्री में आपके 2 चैप्टर हैं PA2 में। कौन कौन से? चैप्टर 6 और चैप्टर 7। उसके बाद ज्योग्राफी में बात करते हैं। तो ज्योग्राफी में कितने हैं? चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 17, यानी 2 चैप्टर जो कि हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। PA2 का सिलेबस जो आपके ज्योग्राफी का है, ये हमने कंप्लीट कर रखा है। हिस्ट्री में हमारा एक बाकी रह गया है। कौन सा बच्चों? हिस्ट्री में हमारा चैप्टर नंबर 7 बाकी रह गया है। और अगर मैं सिविक्स की बात करूं तो इसमें भी हमारा एक चैप्टर बाकी रह गया है, चैप्टर नंबर 26 एडवर्टाइजिंग। इससे पहले हमने पढ़ा था द रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी, हमने कंप्लीट कर दिया है। एडवर्टाइजिंग ये बाकी रह गया है। आज हम जो करने जा रहे हैं वो है हमारा हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़, यानी चैप्टर नंबर 7 जो हमारा इसका, यानी इन दोनों का जो आखिरी चैप्टर है। PA2 का जो आखिरी चैप्टर है कौन सा है? चैप्टर नंबर 7, ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल कम्युनिटीज़। पार्ट नंबर 10 में स्टार्ट करेंगे। अगर पार्ट नंबर 10 में कंप्लीट हो गया तो कोई बात नहीं, और हो सकता है पार्ट नंबर 11 भी लग जाए, 2 पार्ट में भी हो सकता है। तो चलिए, चैप्टर नंबर 7 पार्ट नंबर 10 से स्टार्ट होगा हमारा, पेज नंबर 46। तो पेज नंबर 46 ओपन कर लिए स्टूडेंट्स। ठीक है, पार्ट नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा? पार्ट नंबर 10 से, पेज नंबर 46। चलिए, चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 7, ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल कम्युनिटीज़। पार्ट कौन सा लिखना है बच्चों? अभी मैंने बताया पार्ट नंबर 10 है हमारा। कौन सा? पार्ट नंबर यहाँ पर 9 खत्म हुआ है तो स्टार्ट तो हमारा पार्ट नंबर 10 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिख देंगे पार्ट नंबर 10 स्टार्टेड। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लिख देंगे पार्ट नंबर 10 स्टार्टेड। तो यहाँ पर आप लिख दिए पार्ट 10। चलिए, और यहाँ पर क्या लिखना है आपको? यहाँ पर तो आपको डेट मेंशन करनी है। डेट किस दिन की मेंशन करनी है ये आपको पता है, किस दिन की? जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की। तो जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होती है, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर आती है, उस दिन की जो तारीख होती है वो यहाँ पर आपको लिखनी होती है। ये नहीं कहते हैं हम कि जिस दिन आप देख रहे हैं उस दिन। आप तो हो सकता है किसी भी दिन देखें, वीडियो हो सकता है किसी और दिन अपलोड हुई हो। तो जिस दिन अपलोड होती है, ये जिस दिन आती है यूट्यूब पर, उस दिन की आपको यहाँ डेट लिखनी होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर अपना। ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल कम्युनिटीज़। हम इसमें ट्राइब्स के बारे में, नोमैड्स के बारे में, कुछ सेटल कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। वही जो पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं उसी का थोड़ा बहुत अपने अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, अब यहाँ पर पूरा उसका चैप्टर्स दे दिया है। ठीक है, अब इसमें हम पूरा उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से एक्सप्लेन करके पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, ड्यूरिंग द मेडिवल एज, लेट्स रीड से देखिए। ड्यूरिंग द मेडिवल एज सेवरल सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट टुक प्लेस। ये कह रहे हैं अगर हम मेडिवल एज की बात करें बच्चों, तो कुछ जो है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए थे। टुक प्लेस मतलब वहाँ पर हुए थे कुछ सेवरल, वहाँ पर कुछ सोशल, कुछ वहाँ पर इकोनॉमिक, कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आए थे। किस ज़माने में? मेडिवल एज की बात कर रहे हैं ये। 2 टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ इमर्ज। कितने तरह की सोसाइटीज़ आई बच्चों? 2 तरह की सोसाइटीज़ इमर्ज हुई। ये कह रहे हैं ना, क्या हुआ था वहाँ पर जब मेडिवल एज की बात करें? कुछ सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में चेंजेस आए, कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुआ। ठीक है, तरक्की हुई इसमें। और 2 तरह की सोसाइटीज़ जो हैं इमर्ज हुई थी। वन वॉज कास्ट बेस्ड सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वर्ना, द हाई कास्ट एंड लो कास्ट। एक सोसाइटी बनी थी किसके ज़रिए, किसके बेसिस पर? सोसाइटी एक बनी थी रूल्स ऑफ वर्ना के बेसिस पर। क्या? वन वॉज कास्ट बेस्ड सोसाइटी। एक सोसाइटी जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी बच्चों, जाति के हिसाब से बनी थी। उसमें क्या था? टू रूल्स ऑफ वर्ना, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वर्ना। जो वर्ना के रूल्स थे उसके हिसाब से कास्ट के बेसिस पर, कास्ट के बेस पर, जातों के बेस पर, जातियों के बेस पर क्या कर दिया? उन्हें डिवाइड कर दिया, सोसाइटी बना दी। द हाई कास्ट एंड लो कास्ट। और उसमें क्या हुआ था? हाई कास्ट और लो कास्ट में बांटा गया था लोगों को। ठीक है, एक सोसाइटी थी जिसमें जो है लोगों को अपनी जात के हिसाब से, अपनी अकॉर्डिंग टू देयर सोसाइटी कास्ट बेस, अकॉर्डिंग टू देयर कास्ट, उन्हें जो है डिवाइड कर दिया गया था। और डिवाइड कितने में किया था? 2 हिस्सों में, द हाई कास्ट एंड लो कास्ट सोसाइटी। एक को कह दिया हाई कास्ट सोसाइटी, एक को कह दिया लो कास्ट सोसाइटी। किसके हिसाब से हाई कास्ट और लो कास्ट बताया गया था? अकॉर्डिंग टू बर्थ, उनकी पैदाइश के हिसाब से। ठीक है, जो गरीब घर में पैदा हो रहा है वो लो कास्ट का हो गया, जो अमीर घर में पैदा हो रहा है वो हाई कास्ट का हो गया। तो ये बर्थ के हिसाब से काफ़ी चीज़ें थी ऐसी जो कि
बर्थ से रिलेट करते हैं। जैसे अब कोई गरीब घर में पैदा हुआ तो वो क्या हो गया, उसे गरीब कह दिया गया, लो कास्ट मान लिया गया। जो अमीर घर में पैदा हुआ उसे कह दिया ये अमीर है, ये हाई कास्ट पीपल है। इस तरह से दो सोसाइटी बना के दी गई थी, बनाई के इमर्ज जो हुई थी वो दो ग्रुप हुए थे, दो तरह की सोसाइटीज इमर्ज हुई थी। एक हुई थी हमारी कास्ट के बेसिस पर और दूसरी यहाँ पर हमारी ट्राइबल सोसाइटी। क्या? द अदर सोसाइटी वॉज ट्राइबल सोसाइटी विच वॉज नॉट अंडर वर्ना सिस्टम। एक सोसाइटी जो कि कास्ट के बेसिस पर उसमें डिवीज़न हुआ था, जो कि वर्ना सिस्टम के रूल पर, वर्ना रूल्स ऑफ वर्ना पर हमारी उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड किया गया था। और एक था जो कि ट्राइबल सोसाइटी, दूसरी कौन सी थी? ट्राइबल सोसाइटी थी, जो कि हमारे अंडर वर्ना सिस्टम में नहीं आती, मतलब वर्ना सिस्टम के अंदर नहीं आती। दे वर मोर इक्वल इन ट्रेडिशंस, और वो जो है ज़्यादातर उसमें जो है ट्रेडिशंस में इक्वल्स थे। ठीक है, इसमें क्या था, कास्ट बेस्ड सोसाइटी में उन्होंने जो है एक हाई कास्ट सोसाइटी बना ली थी, एक लो कास्ट सोसाइटी बना ली थी, मतलब एक ऊंचे दर्जे के लोग, एक नीचे दर्जे के लोग, लो लोग। और इसमें क्या था, दे वर मोर इक्वल इन ट्रेडिशंस, ये ट्रेडिशंस में ज़्यादा इक्वल्स थे, ये आपस में एक दूसरे को भेदभाव वाली बात नहीं थी इसमें। और उसमें जो हमारी कास्ट बेस्ड सोसाइटी जो वर्ना के रूल्स के हिसाब से बनाए गए थे, उसमें आपने सुना होगा क्षेत्रियास, शूद्रास, ब्राह्मण्स। तो इसमें आपने देखा होगा जो नीची जात के लोग होते हैं उन्हें इतनी इज्जत नहीं मिलती थी। मगर ट्राइबल्स का क्या है, ये लोग जो हमारे ये नोमैड्स थे, मतलब ये जो हमारे ट्राइबल सोसाइटीज़ थे, इनका क्या था, ये ग्रुप ऐसे डिवाइड थे, ये वर्ना सिस्टम के अंदर नहीं आते थे। ठीक है, देवर मोर इक्वल इन ट्रेडिशन, और ये ट्रेडिशंस में ज़्यादा इक्वल थे आपस में। उसमें क्या था, अनइक्वलिटी थी, इसके अंदर इतनी अनइक्वलिटी नहीं थी बच्चों। ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। द ट्राइब्स वर सोशल ग्रुप्स ऑर्गेनाइज लार्जली ऑन द बेसिस ऑफ किनशिप लिखा है वैसे ये क्या कह रहे हैं बच्चों, द ट्राइब्स वर सोशल ग्रुप्स ऑर्गेनाइज लार्जली ऑन द बेसिस ऑफ किंगशिप। ये कह रहे हैं जो ट्राइब्स हैं वो एक सोशल ग्रुप थे जो कि लार्जली जो है किनशिप के हिसाब से ऑर्गेनाइज किए गए थे। दे लिव इन फॉरेस्ट, इनका कहाँ रहते थे बच्चों, ये फॉरेस्ट में यानी जंगलों में रहते थे, पहाड़ों में, रेगिस्तानों में, एंड प्लेसेस विच वर डिफिकल्ट फॉर पीपल टू रीच, और ऐसी जगहों पर जहाँ पर लोगों का पहुँचना मुश्किल होता था। मतलब आपको इससे ये समझ में आ गया होगा, ये ऐसी जगह रहना चाहते थे जहाँ पर आम लोग पहुँच ना पाएँ, मतलब इन्हें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, जो आम जनता है वो लोग इन्हें डिस्टर्ब ना करें। ये लोग थोड़ा पब्लिक एरिया से दूर रहते थे, ठीक है, शांति वाले एरिया में, नेचुरल एनवायरनमेंट में जाके रहते थे। तो ये क्या था, द ट्राइब्स हैड देयर ओन कल्चर, और जो ट्राइब्स थे इनका खुद का अपना कल्चर था। यहाँ पर देखिए ये वाली लाइन लिखी है ना, एंड प्लेसेस विच वर डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू रीच, ऐसी जगह पर रहते थे जहाँ पर लोगों को मुश्किल होता था वहाँ पर पहुँचना। ऐसी जगह पर रहते थे ये लोग, ऐसी जगह पर रहना पसंद करते थे जैसे जंगलों में, पहाड़ों पर, रेगिस्तानों में, या ऐसी जगह पर जहाँ पर इंसान ना पहुँच पाए, उसके लिए बहुत आसान ना हो पहुँचना। ठीक है, कम ही से इंसान जहाँ पर जाता हो, मतलब ये अलग थलग रहना पसंद करते थे, ज़्यादा लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं करते थे। द ट्राइब्स हैड देयर ओन कल्चर, इनका खुद का अपना कल्चर होता था, अपना ट्रेडिशन होता था। देयर आर नो रिटन एविडेंसेस ऑफ द ट्राइबल्स के बारे में कोई रिटन एविडेंसेस नहीं है, मतलब कोई लिखा हुआ सबूत नहीं मिला है कि लिखा हुआ सबूत हो कि वो ऐसे रहते थे, उसके बारे में कोई ऐसा एविडेंसेस नहीं पाए गए हैं। एविडेंसेस कहते हैं सबूतों को, ठीक है, एविडेंस मतलब सबूत, एविडेंसेस मतलब सबूत हैं, मतलब एक से ज़्यादा। एज एग्रीकल्चर एक्सपेंडेड एंड मोर फॉरेस्ट लैंड वॉज ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन, ये कह रहे हैं जैसे कि एग्रीकल्चर बच्चों बढ़ता गया, एक्सपेंड हो गया, और ज़्यादातर जो फॉरेस्ट लैंड था वो जो है कल्टीवेशन में ले लिया गया, एंड वॉज ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन, उसे कल्टीवेशंस में ले लिया गया। द ट्राइब्स स्टार्टेड फॉलोइंग एग्रीकल्चर एंड बिकम अ पार्ट ऑफ सेटल कम्युनिटी, तो जो ट्राइब्स थे बच्चों उन लोगों ने भी क्या शुरू कर दिया, उन्होंने भी खेती बाड़ी यानी एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, और वो भी सेटल कम्युनिटी बन गए। अब ये कैसे कह रहे हैं हम कि सेटल कम्युनिटी बन गए, आपको पता होगा कि हमने आपको बताया था कि अब जब कोई खेती कर रहा है बच्चों, हमारी सेटल कम्युनिटीज़ के बारे में हमने पिछले चैप्टर में बताया था, आपके पिछले चैप्टर में कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि परमानेंट सेटलमेंट और हमारे जो टेम्परेरी सेटलमेंट हमने बताया था। तो सेटलमेंट में जो है परमानेंट कब इंसान रहने लगा, सेटल कम्युनिटी कब बनने लगे, लोग बाग सेटल कम्युनिटी क्यों बनाने लगे। जब पहले क्या होता था, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं खाने की तलाश में, ठीक है, अपने पेट की तलाश में, भूख की तलाश में, जानवरों को चरा रहे हैं, इधर से उधर चल रहे हैं, छत की तलाश में, घर की तलाश में, बस इधर उधर घूमते थे, खाते थे, चलते रहते थे, कहीं रुकना रहते ही नहीं था। फिर बाद में क्या हुआ, जब इन्होंने खेती बाड़ी शुरू कर दी यानी एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, तो बच्चों एग्रीकल्चर करेंगे तो खेत में फसल उगा के चले थोड़ी ना जाएंगे, या उसमें बीज बो के थोड़ी ना चले जाएंगे, उसकी जब तक फसल उग नहीं जाती जब तक उन्हें वहाँ रुकना पड़ता है।
ठीक है, उसमें पानी डालना पड़ता है, खाद डालनी पड़ती है, उसमें काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है, जानवरों से बचाना पड़ता है अपने फसल को, अपनी खेतों को। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए वहाँ पर रुकना पड़ता था। तो इसी तरीके से लोग बाग ने जब खेती करना शुरू की, एग्रीकल्चर शुरू किया, तो उन्हें फिर रुक के एक जगह पर रुक के काम करना पड़ा। और फिर वो लोग ट्राइबल से चेंज होके वो सेटल कम्युनिटी में रहने लगे, मतलब सेट होके एक जगह कम्युनिटी बनाकर रहने लगे। पहले क्या था, एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते थे, फिर बाद में जब उन्होंने खेती करना शुरू कर दी तो वो सेटल कम्युनिटी का हिस्सा बन गए। दे वर नोमैड्स हु मूव्ड विद कैटल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और वो लोग कौन थे बच्चों, वो नोमैड्स थे। नोमैड्स किसे कहते हैं, जो अपने जानवरों के साथ, कैटल्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ठीक है, जानवरों को चराते रहते थे, जानवरों को चराते रहते थे, उनके साथ में उनकी भूख की तलाश में उनके प्रोडक्ट को बेचकर अपना पेट भरते थे। जैसे दूध है, दही है, मक्खन है, तो दही मक्खन तो अब हमें नहीं पता उस ज़माने में निकालते थे कि नहीं निकालते थे, मगर दूध है जैसे, ठीक है, तो दूध बेचकर उससे अपना सामान ले लिया करते थे। इस तरीके से पहले क्या होता था, सामान प्रोडक्ट एक्सचेंज होते थे। मगर ये इन लोगों का क्या था कि अपने जानवरों को चला रहे हैं, जानवरों के पेट भरने के लिए ऐसी एरिया में जा रहे हैं जहाँ घास मिल रही है, जहाँ पर अपना पेट भर जाए, यहाँ पर यानी जंगल वाले एरिया में जहाँ पर खाना पीना मिल जाए। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नोमैड्स। ये कह रहे हैं 3 तरह के नोमैड्स होते थे बच्चों, होते हैं, मतलब जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो 3 तरह के नोमैड्स होते हैं। यहाँ पर है देयर आर द ट्राइब्स हैड देयर ओन कल्चर, सॉरी स्टूडेंट्स, दे वर नोमैड्स हु मूव विद कैटल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नोमैड्स। 3 तरह के नोमैड्स होते थे बच्चों, कौन कौन से, एक हंटर गैदरर और पेस्टोरल्स। हंटर गैदरर्स और पेस्टोरल्स, आपको इनके नाम से समझ में आ गया, हंटर शिकारी, गैदरर्स जो इकट्ठा करते हुए घूमते रहते हैं, और पेस्टोरल्स तीसरा है ये। एंड पेरीपेटेटिक नोमैड्स हु मूव बिटवीन कस्ट्यूमर्स। और ये पेरीपेटेटिक नोमैड्स वो होते थे जो कस्ट्यूमर्स के बीच में घूमते थे, 2 कस्ट्यूमर्स के बीच का काम होता था उनका। ठीक है, फिर यहाँ पर है इटिनेरेट कम्युनिटीज़ एंड नोमैड्स आर नॉर्मली इंटरचेंजेबल। ये कह रहे हैं जो इटिनेरेट कम्युनिटीज़ थी और जो नोमैड्स थे वो नॉर्मली इंटरचेंजेबल थे, मतलब आपस में इंटरचेंजेबल होते थे। ऐसा नहीं था कि वो हमेशा नोमैड्स रहे, इंटरनेट कम्युनिटीज़ हैं कुछ, वो भी वैसे ही रहे, मतलब उनका काम जो है ऐसे ही रहता था, कभी एक जगह रुक के फिर कभी जो है नोमैड्स वाले काम करने लगे, हंटर गैदरर और पेस्टोरल बन गए। यहाँ पर है दे वर मेनली डिपेंडेंट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द रीजन। और इनका मेन जो डिपेंडेंसी थी वो किस पर थी बच्चों, जो नेचुरल रिसोर्सेज थे रीजन के, मतलब इनका अपना तो कोई काम नहीं था बच्चों, ना ये खेती बाड़ी इस हिसाब से कर रहे थे। बाद में ये खेती बाड़ी करने लगे तब ये सेटल कम्युनिटीज़ बन गई। जब वो, मगर मेनली जब वो ट्राइब्स और अगर हम नोमैड्स की बात करें, जब वो नोमैड्स थे, जब वो ट्राइब्स थे, ट्राइबल सोसाइटीज़ ही थी, तो जब वो नोमैड्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, तो वो मेनली किस पर डिपेंड कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज पर, जो कुदरती चीज़ें हैं, जंगल हैं, ठीक है, जानवर हैं, इन सभी से तो इनका पेट भरता था। और किससे भरता था, सम ट्राइब सेटल डाउन इन एन एरिया परमानेंटली वाइल अदर्स प्रेफर टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये कह रहे हैं कुछ ट्राइब्स बच्चों ऐसे थे जो एक एरिया में एक जगह पर परमानेंटली सेटल हो गए, मगर कुछ वहाँ पर ऐसे थे जिन्होंने क्या प्रेफर किया, एक जगह से दूसरी जगह घूमना। उन्हें नहीं पसंद आया, उन्हें नहीं लगा कि हम एक जगह रुक कर रहें, वो वही अपना पहले का ट्रेंड चलाते रहे, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहे खाने की तलाश में, और ऐसे ही चलते रहे। द सेटल एग्रीकल्चरिस्ट वर वेरी फ्यू। और ये जो सेटल एग्रीकल्चरिस्ट थे वो बहुत कम थे। क्या, जो सेटल एग्रीकल्चरिस्ट थे वो बहुत कम थे, मतलब कुछ ऐसे जो एग्रीकल्चर वाले जो थे वो भी बहुत कम थे कि एक जगह रुककर एग्रीकल्चर कर रहे हैं। ये क्या करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। मैंने आपको पिछली बार बताया था शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या था, एक जगह खेत है, खेत को वहाँ पर पेड़ों को काटा, खेत उगाया, फसल काटी, यूज़ करा, उसके बाद वहाँ पर उस ज़मीन को दोबारा प्रिपेयर करने के बजाय दूसरी जगह चले जाते थे। दूसरी जगह जाने के बाद क्या था उनका, दूसरी जगह पहुंच गए, फिर वहाँ से ऐसे ही, मतलब वो अपना टाइम बर्बाद नहीं करते थे कि उस खेत को अब हमने बनाया है, वहाँ पर खेती करिए तो उसे दोबारा सही करें और दोबारा उसी पे खेती करें। उसे छोड़कर वो दूसरी जगह चले जाते थे, वहाँ के पेड़ों को काटा, वहाँ पर फसल उगाई, फिर वहाँ से चले गए। तो ये क्या करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। उसमें भी एक जगह रुकना नहीं पसंद करते थे। कुछ ही ऐसे थे जो एक जगह रुक कर काम करने लगे, वही हमारे बाद में सेटल कम्युनिटीज़ कहलाने लगी। ठीक है, पहले से भी थी सेटल कम्युनिटीज़। ऐसे ही जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर राज किया था तो उन लोगों ने भी यही काम किया था। जो ट्राइबल्स थे, नोमैड्स थे, इन लोगों को क्या किया उन लोगों ने कि उन्हें कहा कि आप सेटल कम्युनिटीज़ बना कर रहिए। क्यों, क्योंकि ये जब इधर से उधर घूमते रहते थे तो अंग्रेज़ जो थे बच्चों, मैंने बताया था कि वो टैक्स नहीं ले पाते थे, तो टैक्स लेने के चक्कर में वो चाहते थे कि ये लोग एक जगह रुक कर काम करें, एक जगह रुक कर रहें कि हम इन्हें टैक्स ले सकें इनसे। अगर एक इंसान एक जगह रुक ही नहीं रहा तो इंसान कैसे उससे टैक्स लेगा। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्राइबल सोसाइटीज़। ये ट्राइबल सोसाइटीज़ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बारे में बताएंगे। पहला देखिए, ट्राइबल सोसाइटीज़ वर यूनाइटेड बाई
किनशिप बॉन्ड्स, ये कह रहे हैं जो ट्राइबल सोसाइटीज़ था वो किसके ज़रिए, किनशिप बॉन्ड, किनशिप बच्चों एक टर्म है, ठीक है, उसके ज़रिए ट्राइबल सोसाइटीज़ आपस में ज्वाइन होता था। दे प्रिजर्व देयर कस्टम्स एंड ट्रेडिशनल्स ओरली, और जो इनके कस्टम्स थे, जो ट्रेडिशंस थे, वो उसे अपने बचा कर रखते थे, प्रिजर्व करके रखते थे ओरली। और ये जो वर्ड यहाँ पर यूज़ हो रहा है किनशिप, तो इसका किनशिप का मतलब क्या है बच्चों, कहते हैं किनशिप कहते हैं पारिवारिक। यहाँ पर जो वर्ड हो रहा है ना, सोसाइटी इन द ट्राइबल सोसाइटीज वर यूनाइटेड बाय किनशिप, पीछे भी ऊपर भी मैंने किनशिप वर्ड पढ़ा था, तो किनशिप का वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, पारिवारिक। पारिवारिक मतलब जैसे कि संबंधित, पारिवारिक यानी संबंधित, रिश्तेदारी, ठीक है। आपस में ये जो है इनकी जो ट्राइबल सोसाइटीज़ होती थी वो कैसे होती थी, एक सोसाइटी जो ट्राइबल्स की सोसाइटी होती थी वो आपस में कोई ना कोई रिश्तेदारी होती थी उनकी, ठीक है, कोई किसी का भाई है, कोई भतीजा है, कोई चाचा है, मामू है, खालू है, ताऊ है, बड़े अब्बू, बड़े नाना, मतलब कुछ भी हो सकता है। इस तरह से वो क्या होते थे, आपस में रिश्तेदार होते थे और एक सोसाइटी बना लेते थे और वो आपस में ही एक जगह रहा करते थे, तो उसे कहते हैं किनशिप बॉन्ड्स। ट्राइबल सोसाइटीज़ वर यूनाइटेड बाय किनशिप बॉन्ड्स, दे प्रिजर्व देयर कस्टम एंड ट्रेडिशनल्स ओरली। जो ट्राइबल सोसाइटीज़ थी बच्चों वो आपस में एक किनशिप बॉन्ड्स के जरिए जुड़े रहते थे, मतलब पारिवारिक, क्या पारिवारिक या संबंध या रिश्तेदारी, और हम कह सकते हैं निकट संबंध की भावना, मतलब आपस में ऐसा होना कि जैसे कि कोई रिलेशन हो। तो ये जो पूरा ट्राइबल सोसाइटीज़ होते थे, इनमें जो लोग होते थे आपस में इनका कोई ना कोई संबंध होता था, कोई किसी का हस्बैंड है, कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का नाना है, कोई किसी का चाचा है। ऐसा नहीं कि दो अलग अलग ट्राइबल ग्रुप आके रहने लगे, या हो सकता है पहले अलग अलग लोग हों, फिर बाद में आपस में किसी के बेटे की किसी की बेटी से शादी हो गई हो, ठीक है, किसी की जो है बेटी की हो गई हो शादी, फिर उनके बेटे हों, उनकी बेटी की शादी हो, ऐसे मतलब आपस में, ऐसे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मैं समझाऊंगा आपको। मतलब सिंपल ये कहने का मतलब है आपस में वो रिश्तेदार हुआ करते थे। अब वो रिश्तेदारी चाचा, भतीजा, खालू, ताऊ, नाना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो वो आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार हुआ करते थे। किनशिप बॉन्ड्स होता था आपस में, और वो अपने कस्टम्स और ट्रेडिशनल्स को, ट्रेडिशंस को वो ओरली जो है प्रिजर्व करके रखते थे, मतलब आपस में एक बचा कर रखते थे, अपने कस्टम और ट्रेडिशंस को चलाते थे। ऐसा नहीं था कि अपने कस्टम और ट्रेडिशंस चेंज कर दिए। अब जैसे हम लोगों क्या है, हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, नॉन मुस्लिम्स का क्या है, वो लोग पूजा करते हैं, ठीक है, और अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, उनके ट्रेडिशंस होते हैं, ठीक है, शादी करने के अलग तरीके होते हैं, और हम अलग मज़हब में क्रिश्चियंस जो होते हैं उनकी शादी का अलग तरीका होता है, उनके अलग ट्रेडिशंस होते हैं, उनके अलग अलग कस्टम्स होते हैं। ऐसे ही इनके भी अलग अलग कस्टम्स थे, कुछ त्यौहार मनाना, खुशी डांस करना, ठीक है, ऐसे अलग अलग इनके भी अलग अलग ट्रेडिशंस थे। सेकंड देखिए, देयर वॉज नो हायरार्की अमंग मैन एंड ग्रुप्स इन ट्राइबल सोसाइटीज़। ट्राइबल सोसाइटीज़ के अंदर कोई हायरार्की नहीं थी, आदमी और औरत के अंदर कोई भेदभाव नहीं था। मतलब सिंपली मैं ये कहना चाहूँ कि आदमी औरत के अंदर कोई भेदभाव नहीं था बच्चों। थर्ड है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वर एब्सेंट इन ट्राइबल सोसाइटी। बच्चों ये ऑर्गेनाइजेशन वर्ड है, ऑर्गेनाइजेशन लिखा है, काफ़ी इसमें मिस्टेक्स हैं स्पेलिंग्स की। ऑर्गेनाइजेशन ये कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वर एब्सेंट इन ट्राइबल सोसाइटीज़। अगर मैं बच्चों ट्राइबल सोसाइटीज़ की बात करूँ तो वहाँ पर एक मजबूत कॉम्प्लेक्स और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम जो था हमारा, वहाँ पर वो एब्सेंट था। फोर्थ है हमारा, ट्राइबल सोसाइटीज़ हैड कम्युनिटेरियन बेसिस ऑफ लैंड होल्डिंग। ये कह रहे हैं कम्युनिटीज़ के हिसाब से ट्राइबल सोसाइटीज़ के जो है लैंड होल्डिंग का मतलब कौन कितनी ज़मीन उन्हें रखनी है, होल्ड करके रखनी है, वो उनके सोसाइटीज़ के जो कम्युनिटेरियन थे उसके हिसाब से कि कम्युनिटी कैसी है, ठीक है। अब ऐसा होना चाहिए ना कि ज़्यादा बड़ा ग्रुप है तो उसे ज़्यादा जगह चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होता कि पहले इनमें भी ऐसा होता था, कई ट्राइब्स हैं आपस में, उनकी भी लड़ाई हो गई, तो आपने ये तो अलग चैप्टर हो गया, खैर अलग बात हो गई। आपने मूवीज़ में या आपने ऐसे सीरियल्स में देखा होगा, पुराने सीरियल्स में, जिसमें दिखाते हैं कि दो जंगलों में दो ट्राइब्स हैं, उसमें आपस में लड़ाई हो रही है। तो इस तरीके से जो है कम्युनिटीज़ के हिसाब से, कम्युनिटीज़ के बेसिस पर जो है लैंड होल्डिंग होता था कि कौन सी कम्युनिटीज़ कितनी बड़ी है, उसकी ज़मीन कैसी होगी। वैसे भी ये फॉर्मली एक जगह, नॉर्मली अगर देखें हम, एक जगह तो रुकते ही नहीं थे, तो लैंड होल्डिंग का क्या करना है इन्हें, एक जगह रुक कर, ये रह कर ठहर कर तो रुकते ही नहीं थे, चलते ही रहते थे। ठंड के मौसम में पहुंच गए दूसरी जगह पर जहाँ पर गर्मी है, गर्मियों के मौसम में ठंडी जगह पर पहुंच गए, मतलब जहाँ पर इन्हें कंफर्ट मिल रहा है, जहाँ पर ये अपना पेट भर पा रहे हैं, जहाँ पर ये आराम से रह रहे हैं। अ ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल लैंड एंड पेस्टर्स जॉइंटली। ये कह रहे हैं ट्राइबल ग्रुप्स जो होते थे वो लैंड और पेस्टर्स को आपस में जॉइंटली होल्ड करते थे, कंट्रोल करते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि एक ट्राइबल ग्रुप है, उसने ही कह दिया कि ये मेरी ज़मीन है, कोई और नहीं रहेगा। सब आपस में मिलजुल कर मेल मिलाव से रहते थे। ऐसा नहीं, मतलब एक ज़मीन पर काफ़ी ट्राइबल्स ग्रुप रहते थे, ऐसा नहीं था कि एक ही ट्राइबल ग्रुप रह रहा है, काफ़ी ट्राइबल ग्रुप अलग अलग
रहते थे। और अगर आज भी अगर कभी आप देखेंगे तो एक घराना नहीं रहेगा, उसमें बहुत सारे अलग अलग घर के लोग होंगे और एक ही जगह पर रह रहे होंगे। मतलब वो एक ही, मतलब सिंपल ये कहने का मतलब है जैसे हम लोग नेबर होते हैं, पड़ोसी होते हैं, एक इलाके में बहुत सारे लोग होते हैं, हमारी गली में ही 10-12 घर होते हैं, तो इसी तरीके से ये एक ही प्लॉट पर एक ही पेस्चर्स को जॉइंटली शेयर करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक ही ट्राइबल ग्रुप का है कि ये हमारी ज़मीन है और यहाँ की चीज़ें हमारी हैं। वहाँ पर क्या होता था, मेल जोल से रहते हैं। एंड डिवाइडेड दीज अमंग्स हाउस होल्ड्स अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रूल्स। और अपने खुद के इनके रूल होते थे, अपने खुद के इनके कायदे कानून होते थे, उसके हिसाब से ही वो सारी चीज़ें आपस में, हाउस होल्ड्स जो होते थे उनके, वो अपने आपस में डिवाइड करते थे। 6th पॉइंट है, दे यूजुअली लिव्स इन रिमोट एरियाज लाइक फॉरेस्ट, हिल, डिजर्ट एंड प्लेसेस डिफिकल्ट टू रीच। और जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया था कि ये नॉर्मली ज़्यादातर कहाँ पर रहना पसंद करते थे, रिमोट एरियाज़ में। रिमोट एरियाज़ ऐसे एरियाज़ होते हैं बच्चों जहाँ पर जाना मुश्किल होता है, जहाँ पर जाना इंसान को आसान नहीं होता है, जैसे कि फॉरेस्ट यानी जंगल, पहाड़ी इलाके, रेगिस्तान, और ऐसी जगह पर इंसान जहाँ पर नॉर्मली ना पहुँच पाए। मतलब ये भीड़ भाड़ वाले इलाके से पब्लिक एरिया से दूर रहना पसंद करते थे। ठीक है, ये नहीं चाहते थे कि कोई पब्लिक एरिया वाला इंसान या पब्लिक कोई भी इंसान आके इनके जगह पर कोई भी क्या करे, मतलब बीच में आके डिस्टर्ब करे। ये लोग जो है इस डिस्टर्बेंस से दूर रहना पसंद करते थे। और ये ज़्यादातर शांति वाले इलाके में, जैसे कि ऐसे इलाके में जाना पसंद करते थे, रहना पसंद करते थे जहाँ पर लोग बाग पहुँच ना पाए, आम जनता पहुँच ना पाए। ठीक है, उनसे ये लोग दूर दूर रहना पसंद करते थे। फिर पेज नंबर 47 पर टॉप पर देखिए ट्राइबल ग्रुप्स। अब अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स के नाम हैं यहाँ पर बच्चों। पहले हैं यहाँ पर मैनी लार्ज ट्राइब्स वर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जैसे कि हमें पता है काफ़ी नंबर में जो है हमारे, मतलब सब कॉन्टिनेंट के हर एवरी रीजन्स की बात करें अगर मैं, तो ऑलमोस्ट एवरी रीजन, मतलब लगभग हर रीजन में जो है काफ़ी ट्राइबल्स ग्रुप्स देखे गए हैं, पाए गए हैं। मतलब उनके बारे में पता चला है कि यहाँ रहे थे या रहते हुए देखा है, या जिसके बारे में पता चला है, क्योंकि ये हिस्ट्री है जैसे हमें पता है, इसमें तो पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। सम ऑफ द इन्फ्लुएंशियल ट्राइब्स वर, ये कह रहे हैं कुछ इन्फ्लुएंशियल ट्राइब्स थे, जैसे कि पहला था खोकर ट्राइब। क्या मतलब, जिसके बारे में पता चला जो मेन ट्राइब्स हैं। पहला है खोकर ट्राइब, वॉज एन इन्फ्लुएंशियल ट्राइब इन द 13 to 14 सेंचुरी। ये 13 से 14वीं सेंचुरी तक ये रहे हैं। उसके बाद गक्खर ट्राइब्स, क्या गक्खर्स ट्राइब्स बिकेम मोर इंपॉर्टेंट लेटर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बाद में बन गए। खोकर के बाद गक्खर्स। देयर चीफ कमाल खान, ये जो गक्खर ट्राइब्स थे इनका चीफ था, मतलब जो इनका हेड था, क्या नाम था उसका, कमाल खान। वॉज मेड अ नोबल मनसबदार बाय एम्परर अकबर। जो इनका कौन था, चीफ मतलब जो इनका लीडर, ये अपने लीडर को चीफ कहते थे। जैसे हम कहते हैं हमारा जो है लीडर होता है, हमारी क्लास का लीडर होता है मॉनिटर, और हमारे स्कूल का लीडर कौन होता है, टीचर। नहीं, हमारी क्लास का कौन होता है, टीचर, और हमारे स्कूल का कौन होता है, प्रिंसिपल। ऐसे हमारे पूरे इंडिया का, हमारे कंट्री का कौन होता है, ऐसे PM है। मतलब ऐसे लीडर होते हैं ना। इसी तरह से जो अपने चीफ को, मतलब अपने हेड को क्या कहते थे ये लोग कहते थे चीफ। तो जो कमाल खान जो चीफ था इनका गक्खर ट्राइब्स का, वो बाद में जो है एक नोबेल मनसबदार बन गया एम्परर अकबर का। अकबर ने उसे मनसबदार बना दिया अपना। मैंने आपको मनसबदारी सिस्टम पढ़ाया था, मनसबदार कौन थी ये भी पढ़ाया था। तो ये अकबर ने इसे मनसबदार बना दिया बाद में। फिर यहाँ पर है थर्ड, द बेलोचिस वर अ लार्ज एंड पावरफुल ट्राइब इन द नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में बेलोचिस जो है एक काफ़ी बड़ा और काफ़ी पावरफुल ताकतवर ट्राइब था। दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर क्लेन्स, और ये आपस में छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे, जिसे कहते हैं क्लेन्स। छोटे छोटे स्मॉलर क्लेन्स में डिवाइड थे। जैसे कि अब हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेट, हमारे अलग अलग कंट्रीज़ हैं, अलग अलग स्टेट हैं, जैसे कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, गोवा, गुजरात, बहुत सारे ऐसे हमने टुकड़ों में बांट रखा है। इसी तरह से जो बेलोचिस था इन्होंने भी छोटे छोटे क्लेन्स में बांट रखा था। अ क्लेन इज़ अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज और हाउस होल्ड्स क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर अंडर डिफरेंट चीफ्स। अब ये क्या है, क्लेन्स किसे कहते हैं, क्लेन्स कहते हैं एक छोटा सा ग्रुप, मतलब अलग अलग फैमिलीज या हाउस होल्ड्स, उसमें क्या होता है, क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर अंडर डिफरेंट चीफ्स। अलग अलग उसमें चीफ होता है और एक ही सेम एंसेस्टर, मतलब उनके पूर्वज से ही एक खानदान चला हुआ रहता है। मतलब सिंपल में बात करूँ, बेलोचिस में अलग अलग खानदान बने हुए थे। जैसे अब हम लोगों का क्या है, जैसे पहले ज़माने की बात करेंगे आप तो, मतलब चलिए इसी की बात करते हैं, ट्राइबल ग्रुप में बेलोचिस की बात है। जैसे कि अब कोई खानदान है, उसका अलग क्लेन हो गया। अब खानदान के नाम कुछ भी हो सकते हैं बच्चों, उन लोगों ने अपने क्लेन का नाम कुछ भी रखा हुआ होगा। उस ज़माने में तो पता नहीं क्या रखते होंगे। हम हैं जैसे कि यहाँ पर अपने ज़माने में अपने नाम से रख लेंगे, ठीक है।
कोई जो है खान क्लब, कोई कुछ ऐसे करके बहुत सारे अपने अपने क्लेन के नाम रख सकता है। तो इसी तरह से ये लोग अपनी फैमिलीज़, एक ग्रुप होती थी फैमिलीज़ का, मतलब एक ख़ानदान होता था वो, एक पूरा से मान ली ये पूरा क्या है, बेलोचिस है। बेलोचिस मतलब एक पूरा पावरफुल ट्राइब एरिया है जिसे हम बेलोचिस कह रहे हैं, ठीक है। ये पूरा सर्किल में मान लिए बेलोचिस जगह है, उस ट्राइब का नाम है। इसके अंदर एक खानदान यहाँ रहता है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरह से अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग क्लेन्स में डिवाइडेड था। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफन बेस्ड ऑन किनशिप और क्लेन लॉयल्टीज़। ये कह रहे हैं यहाँ तक कि जो हमारा ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन था ये भी हमारा किनशिप और क्लेन लॉयल्टीज़ में ही क्या था, ऑर्गेनाइज जो था हमारा, ये मतलब इसी के बेसिस पर था। जैसे मैंने किनशिप बताया था, किनशिप मतलब जो रिलेशन में हो, मतलब किनशिप मैंने बताया था अभी, मतलब जो रिश्तेदार हो। जैसे कि अब मैंने बताया था एक क्लेन है उसमें सारे आपस में एक रिश्तेदार होगा, दूसरे खानदान का, दूसरे फैमिली का इंसान उस क्लेन में आके नहीं रहेगा, ठीक है। अब पूरा हमारा ट्राइबल एरिया है, उसके अंदर एक क्लेन यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ है, तो ये वाला क्लेन का आदमी इस क्लेन में नहीं जाके रहेगा क्योंकि इसका खानदान यहाँ पर है, इसका घराना यहाँ पर है, इसके घर के लोग यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर ये आपस में एक साथ रह रहे हैं। तो इस जो पूरी फैमिली है उस एरिया को जहाँ पर कवर करके रह रही है उसे कह देते हैं क्लेन, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर है इन मुल्तान एंड सिंध, मुल्तान और सिंध आपको पता होगा जगह है। द लंगा एंड अरघुन्स डोमिनेटेड एक्सटेंसिव रीजन्स बिफोर दे वर सबड्यूड बाय द मुगल्स। जो मुल्तान और सिंध जगह है वहाँ पर लंगा गा है, वैसे ये गा एच बाद में आ रहा है ना, लंगा, और जो अरघुन्स थे वो लोग यहाँ पर एक्सटेंसिव रीजन्स में रह रहे थे, मगर कब तक, जब तक वहाँ पर मुगल्स ने अटैक नहीं किया, मुगल्स ने उसे कब्जा नहीं किया। उससे पहले कौन थे यहाँ पर, लंगा और अरघुन्स। ये भी क्या है, ट्राइबल ग्रुप्स के ही नाम है। अलग अलग ग्रुप्स के नाम हो सकते हैं बच्चों, अब उनकी मर्ज़ी है, उन्होंने अपने ग्रुप्स का नाम लंगा रखा, अरघुन्स रखा, चोला रखा, कोकर रखा, घक्कर रखा, बेलोचिस रखा, उनकी मर्ज़ी है। हमें तो बस पढ़ना है क्योंकि हमने इनके बारे में बस जानना है। द डिस्टेंस नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट टू वॉज एंटायरली डोमिनेटेड बाई ट्राइब्स द नगाज, अहोम्स एंड मैनी अदर्स। ये कह रहे हैं जो हमारा दूर वाला नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है हमारा सबकॉन्टिनेंट का, वो भी हमारा एंटायरली मतलब पूरी तरीके से डोमिनेटेड था ट्राइब्स से, मतलब वहाँ पर ज़्यादातर ट्राइब्स ही थे। डोमिनेटेड का मतलब अगर मैं बात करूँ तो डोमिनेट का मतलब ये होता है जो ऊपर हो, जो मतलब नज़र आए, जो डोमिनेट कर रहा हो, ठीक है, जो हाई हो। मतलब सिंपली अगर मैं बात करूँ, जैसे कि हम अगर ब्लैक कलर और वाइट कलर को मिलाते हैं तो बच्चों ब्लैक कलर हमारा डोमिनेट होता है और वाइट कलर को भी ब्लैक कर देता है, तो मतलब डोमिनेट होना, पावरफुल होना। तो एंटायरली जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट था सब कॉन्टिनेंट का, वो डोमिनेटेड था ट्राइब्स से, मतलब ज़्यादातर वहाँ पर ट्राइब्स ही रह रहे थे, नॉर्मल पीपल वहाँ पर थे ही नहीं। द नगाज, अहोम्स एंड मैनी अदर्स, उसमें नाम है नगाज, अहोम्स और काफ़ी अलग हैं और भी हैं जिनके नाम से यहाँ पर नहीं दिए हैं। इन द वेस्टर्न हिमालयाज़, जो हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यानी हमारा हिमालयाज़ पूरा ये है हिमालय रेंज, इसमें वेस्टर्न हिमालयाज़ की बात करें अगर, लिव द शेफर्ड ट्राइब ऑफ गद्दीज़। एक ट्राइब था जिनका नाम था गद्दीज़। वो कौन थे, शेफर्ड थे, जो भेड़ चराने वाले होते हैं, ठीक है, चरवाहे जो हैं, ऐसे ट्राइब्स था जो अपने मतलब भेड़ों को चराते थे, जो चरवाहे थे मेनली अगर हम देखें तो, क्या नाम था उनका, गद्दीज़। फिर नेक्स्ट है फर्दर साउथ देयर वर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ कोरागस, वेटर्स, मरावर्स एंड मैनी अदर्स। और साउथ की बात करें तो वहाँ पर अलग अलग पॉपुलेशंस थी, ट्राइब्स की ट्राइबल पॉपुलेशंस थी, जैसे कि कोरागस, वेटर्स, मरावास और बहुत सारे ऐसे थे। नेक्स्ट द लार्ज ट्राइब ऑफ भिल्स वॉज स्प्रेड अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में भिल्स की ट्राइब्स वहाँ पर फैली हुई थी। इन मैनी एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे बिहार एंड झारखंड, छेरो यानी चीफ डोम्स हैड इमर्ज बाय द 12th सेंचुरी। ये कह रहे हैं जो हमारा काफ़ी एरिया जो हमारा आज के बिहार और झारखंड वाले एरिया में आता है, मतलब बिहार और झारखंड वाला जो एरिया आता है उसमें जो है कौन थे उसमें चेरो चीफ डोम्स हैड इमर्ज बाय द 12th सेंचुरी, जो कि यहाँ कब आए थे, यहाँ पर 12वीं सेंचुरी में आए थे। द महाराष्ट्र, हाईलैंड्स एंड कर्नाटका वर होम टू कोलेज, बैराट्स एंड न्यूमरस अदर्स। ये कह रहे हैं महाराष्ट्र है जो हमारा महाराष्ट्र हाईलैंड्स है, और जो कर्नाटका वाला जगह है वहाँ पर कौन कौन रहता था, कोलेज, बैराट्स और काफ़ी और भी थे। न्यूमरस अदर मतलब और भी बहुत थे। द गोंड्स के बारे में आपने पढ़ा है। द गोंड्स वर फाउंड इन ग्रेट नंबर्स अक्रॉस द प्रेजेंट डे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। ये कह रहे हैं जो गोंड्स थे बच्चों, ये भी ट्राइब्स का नाम था, ये काफ़ी ज़्यादा नंबर में थे, मतलब गोंड्स जो है काफ़ी इलाकों पर रह रहे थे। जो गोंड्स ट्राइब्स का नाम था वो काफ़ी बड़े एरिया पे थे। कौन कौन सी जगह पर, छत्तीसगढ़। आज के ज़माने की अगर मैं बात करूँ तो वो एरिया कौन से थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। हो सकता है उस ज़माने में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का नाम कुछ और हो, और था भी, बाद में ही सब नाम पड़े, मगर इन एरिया पर जो भी
जो आजकल हमारे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश कहलाते हैं, उस जगह पर कौन रह रहे थे? गोंड्स रह रहे थे। बाय द लेट 16th सेंचुरी मैनी ऑफ देम हैड बिकम सेटल एग्रीकल्चरिस्ट एंड सम इवन जमींदार्स, बट लॉट्स ऑफ बिल्स क्लेन्स रिमेन हंटर गैदरर्स। ये कह रहे हैं अगर हम 16वीं सेंचुरी की बात करें तो 16वीं सेंचुरी के लास्ट तक या 16वीं सेंचुरी में अगर देखें तो काफ़ी इसमें से सेटल एग्रीकल्चरर्स बन गए थे, मतलब खेती बाड़ी करने लगे थे और सेटल लाइफ जीने लगे थे, एक जगह ठहर कर रहने लगे थे, रुक कर रहने लगे थे, अपनी ज़िंदगी कैसे सेटल एग्रीकल्चरर्स के तौर पर बिताने लगे थे। एंड सम इवन ज़मींदार, और कुछ इसमें से ज़मींदार बन गए, और काफ़ी भिल्स अभी भी ऐसे थे, भिल्स क्लेन्स ऐसे थे अभी भी जो कि अभी भी गैदरर और हंटर थे, मतलब अभी भी वो लोग नॉर्मल अपनी लाइफ जी रहे थे, जो कि उनकी ट्राइबल लाइफ थी, मतलब शिकार करना और गैदरिंग करना, मतलब जंगलों के प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए इकट्ठा करना। लाइफ ऑफ नोमैडिक ट्राइबल ग्रुप्स, नोमैडिक ट्राइबल्स ग्रुप्स के लाइफ्स के बारे में देखते हैं। चलिए, नोमैड्स ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस विद देयर एनिमल्स इन सर्च ऑफ फॉडर। ये कह रहे हैं जो नोमैड्स होते हैं बच्चों, वो लंबे लंबे दूर दूर वाले रास्तों पर सफ़र करते हैं, डिस्टेंसेस पर ट्रेवल करते हैं, किस लिए? अपने जानवरों के साथ, किस लिए? खाने की तलाश में, फॉडर की तलाश में, ठीक है। फॉड मतलब अगर नॉर्मली कहें तो प्लांट प्रोडक्ट की तलाश में। दे लिव ऑन मिल्क एंड अदर पेस्टोरल प्रोडक्ट्स। ये कह रहे हैं वो जो है किस पर जीते थे? मिल्क पर, यानी दूध जो मिलता है जानवर से उस पर, और काफ़ी जो पेस्टोरल प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर। मतलब सिंपली अगर हम बात करें तो वहाँ पर पकवान नहीं होते थे कि स्टू बनना है, रोस्टेड बनना है, ये सब नहीं होता था। जंगलों के प्रोडक्ट पर, ठीक है, जैसे फल हैं, सब्जियां हैं, ये सब, ये जानवरों को मार कर भून कर उनका गोश्त खाया करते थे, या जो इनके कैटल्स होते थे उनसे जो इन्हें मिल्क मिलता था वो, ठीक है। दे ऑल्सो एक्सचेंज वूल, घी एक्सेट्रा। और वो लोग क्या करते थे बच्चों आपस में, जैसे कि अब किसी के पास कोई और मटेरियल है, उसने जो है, जैसे कोई भेड़ है जो भेड़ पाल रहा है, कोई है जो क्या कहे बकरी पाल रहा है या भैंस पाल रहा, बैल पाल रहा है, तो उसके पास दूध रहेगा, और जो भेड़ पाल रहा है जिसके पास शीप है वो उसके पास वूल रहेगा। तो वो आपस में, किसी को वूल चाहिए तो वो अपना घी जो बनाया उसने उसे घी दे दिया या मिल्क दे दिया और उससे वूल ले लिया, तो आपस में एक्सचेंज करते थे प्रोडक्ट, क्योंकि वहाँ पर कोई सिक्के तो चल रहे नहीं थे कि 10 का सिक्का लिया और घी खरीद लाए, ठीक है, ऊन खरीद लाए। क्या होता था आपस में एक दूसरे के सामान एक्सचेंज होते थे। विद सेटल कम्युनिटीज़ फॉर ग्रेन, और सेटल कम्युनिटीज़ के साथ वो क्यों करते थे? ऐसे देखो, सेटल कम्युनिटीज़ थी, वो लोग क्या कर रहे थे बच्चों, इन्हीं ट्राइबल्स और नोमैडिक जो ट्राइबल्स थे, इन्हीं जो ट्राइबल्स थे, नोमैडिक मतलब जो घूमते रहते थे, और जो कुछ ट्राइबल्स थे जो कि सेटल कम्युनिटीज़ बन गई थी, मतलब जो इन्होंने खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया था, कामकाज करना शुरू कर दिया था अपनी जगह पर रह के, उन लोगों से ये घी देकर, वूल देकर क्या करते थे? ग्रेन, क्लोथ, यूटेंसिल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स वो जो है एक्सचेंज कर लिया करते थे। जैसे कि अब कोई इंसान है जो खेती बाड़ी करने लगा, और इनमें से अब भी ऐसे थे जो कि अभी भी जानवरों पर डिपेंड है, जानवरों के साथ घूम रहे हैं जंगलों में, तो वो लोग क्या करते थे? जानवरों का जो, जैसे कि मिल्क प्रोवाइड हुआ, मिल्क मिला, ठीक है, दूध मिला, तो वो दूध को जो है किसी किसान को दिया है जो कि इन्हीं में से पहले था, वो बाद में किसानी करने लगा, उससे अनाज लिया है और उसे दूध दिया है, दही दिया है, वूल दिया है, इस तरह से आपस में सामान चेंज हुआ करते थे, ठीक है। उससे बर्तन खरीद लिए, बाकी अदर प्रोडक्ट खरीद लिए, कपड़े खरीद लिए। दे बॉट एंड सोल्ड दीज गुड्स एज दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ट्रांसपोर्टिंग देम ऑन देयर एनिमल्स। क्या करते थे? ये सामान जो है एक दूसरे को ऐसे ही खरीदा करते थे, बेचा करते थे, और ये जो सामान होता था वो एक जगह से दूसरी जगह लेकर कैसे जाया करते थे? अपने जानवरों के ऊपर ही सामान रख लिया करते थे और मूव करते रहते थे। जैसे कि अब मैं हूँ, या चलिए कोई और, किसी और की एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि दो हैं, एक ट्राइबल ग्रुप, ये जो बच्चों सेटल कम्युनिटीज़ थी, ये सेटल कम्युनिटीज़ भी पहले कौन थे? ट्राइबल ही थे। अब मैंने अभी आपको बताया था काफ़ी 16वीं सेंचुरी में, 16वीं सेंचुरी में काफ़ी ट्राइबल्स ग्रुप थे, वो सेटल एग्रीकल्चरिस्ट बन गए, मतलब एक जगह रहकर खेती बाड़ी करने लगे, अपना कामकाज कर लिया उन्होंने। मगर अभी भी कुछ ऐसे थे जो कि इधर उधर घूमा करते थे, वो थे नोमैडिक ट्राइबल्स। तो वो जो नोमैडिक थे वो लोग क्या करते थे? जो लोग सेटल एग्रीकल्चरिस्ट बन गए थे, मतलब जिन्होंने अपना कामकाज शुरू कर दिया था, उन्हें जो है अपने जानवरों का प्रोडक्ट बेचकर उनसे सामान खरीद लिया करते थे, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट करते थे इधर से उधर, मतलब वो भी एक तरह से काम करने लगे थे। मतलब काम कर रहे हैं मगर एक जगह रुक कर नहीं कर रहे हैं, अभी भी मूव करना इनके ज़िंदगी में मौजूद था। अब आते हैं द बंजारास। बंजारास क्या है? द बंजारास वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेडिंग एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर हम बात करें बंजारास की तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग और इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। दे हेल्प ट्रेडर्स बाई वर्किंग। ये कैसे मदद करते थे? ये ट्रेडर्स को मदद करते थे कैसे बच्चों? बाई हेल्पिंग, सॉरी, दे हेल्प ट्रेडर बाई वर्किंग एज कैरियर्स। इनका काम क्या होता था बच्चों? जो वर्कर्स होते थे उनके लिए एक एज अ कैरियर का काम किया करते थे। मतलब जो बंजारास होते थे, जैसे कि अब एक जगह से सामान लिया दूसरी जगह पहुंचा दिया, तो कैरी करके ले जाना, एज अ कैरियर काम करते थे। एट द सेम टाइम दे कैरीड ऑन देयर
ओन ट्रेड एज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन्स फॉर द मुगल आर्मी ड्यूरिंग देयर कैंपेन। अब ये मुगल आर्मी के लिए क्या करते थे बच्चों, जैसे कि ये बात करें, वैसे तो काफ़ी आर्मीज ऐसी गई हैं, मगर नॉर्मली इसमें मुगल का जिक्र हुआ तो मुगल की ही बात करेंगे हम। ये कह रहे हैं एट द सेम टाइम दे कैरीड ऑन देयर ओन ट्रेड, अपने खुद के ट्रेड पर उसी टाइम पर जब ये ट्रेड कर रहे होते थे क्या करते थे, एंड ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन्स फॉर द मुगल आर्मी, जो मुगल आर्मी थी उसके लिए फूड ग्रेन्स पहुंचाया करते थे, अनाज पहुंचाया करते थे। कब? ड्यूरिंग देयर कैंपेन्स, जब वो मतलब अपनी कैंपेनिंग कर रहे होते थे, मतलब जब वो जंग के लिए जा रहे होते थे, लड़ाई के लिए तैयार हो रहे होते या लड़ाई के लिए गए होते थे, तो वहाँ पर भी तो खाना पहुँचाना होता था। बिना खाए पिए कैसे लड़ लेगा इंसान, तो उसके लिए भी क्या करते थे ये लोग, खाना पहुँचाया करते थे। मतलब अब किसी से ख़रीदा होगा फिर वहाँ से जाके बेचा होगा, तो ये क्या हुए, बीच के कैरियर हो गए, इधर से ले जाकर इधर बेच दिया, तो ये क्या हो गए, कैरियर हो गए। जैसे हम आज हमारा होते हैं सेल्समैन जो होते हैं हमारे, इसी तरीके से। द बंजाराज वर समटाइम्स हायर्ड बाई मर्चेंट्स, और कभी कभी कुछ बंजारास को मर्चेंट्स जो होते थे, जो बड़े बड़े ज़मींदार होते थे, वो लोग उसे हायर कर लेते थे। बट मोस्ट कॉमनली दे वर देमसेल्फ मर्चेंट्स, और काफ़ी उसमें नॉर्मली अगर देखा जाए तो इनमें ही से ही जो होते थे वो मर्चेंट्स ही बन गए थे। मैंने बताया था ना, काफ़ी मर्चेंट्स बन गए, कुछ ज़मींदार बन गए, कुछ ने खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिया। ठीक है, तो दे bought grain where it was cheaply available and carried it to places where it was dearer। अभी कह रहे हैं बच्चों, ये लोग क्या करते थे, ये जो है अनाज खरीदते थे जहाँ पर सस्ता मिलता था, और वहाँ से खरीद कर ऐसी जगह पर पहुँचते थे जहाँ पर अनाज नहीं है, जहाँ पर महंगा मिल जाए, जहाँ पर अच्छे खासे पैसे मिल जाए, ऐसी जगह पर उसे बेच दिया करते थे। अलाउद्दीन खलजी यूज़ द बंजारास टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट। अलाउद्दीन खलजी जो थे राजा जो थे, वो जो है बंजारास को इस्तेमाल करते थे, किस लिए बच्चों, कि वो ग्रेन्स को सिटी मार्केट तक पहुंचा सकें। अलाउद्दीन खिलजी जो हैं, अब सिटी की जो शहर की मार्केट है वहाँ पर जो दुकानें भी होंगी, तो अलाउद्दीन खलजी जो थे इन्हीं बंजारास को कहा करते थे, जैसे मजदूर होते हैं बच्चों, उन पर कह दिया जाता है कि इसे जो है उस गोदाम तक पहुँचा दो या उस गोदाम से वहाँ पर पहुँचा दो। इसी तरह से सामान पहुँचाने का काम अलाउद्दीन खिलजी जो है बंजारास के ज़रिए करा करते थे। मेनली ग्रेन मतलब अनाज, यानी जो गल्ला होता है। ठीक है, ग्रेन कहते हैं खाने पीने का सामान, दाल चावल ये सब। ठीक है, मैनी पेस्टोरल्स ट्राइब्स रेयर्ड एंड सोल्ड एनिमल्स, काफ़ी जो पेस्टोरल्स ट्राइब्स थे उन लोगों का काम क्या था, जानवरों को पालना और उन्हें बेचना। सच एज कैटल एंड हॉर्सेज, और जैसे कि जानवर कौन से होते थे, मेनली कैटल्स और हॉर्सेज। कैटल क्या मतलब, कैटल उन्हें कहते हैं बच्चों जैसे कि हमारे चार पैर वाले जानवर जिससे हमें फ़ायदा हो। जैसे कि कैटल्स में क्या कहते हैं, जिससे हमें दूध दही मक्खन ये मिल जाता है। जैसे कि हमारे क्या हैं, भेड़ बकरी, और मेनली हमारे जो भैंस होती हैं। ठीक है, और हॉर्सेस क्यों पालते थे बच्चों, ये हॉर्सेस इसलिए पालते थे, उन्हें पालकर जो फोर्सेस होते थे, जो राजा होते थे, उन्हें बेच दिया करते थे जंगों में, क्योंकि जब वॉर होती थी, लड़ाई होती थी, उसके अंदर वो लोग यूज़ करते थे हॉर्सेस को, तो इसीलिए बेच दिया करते थे। टू द प्रॉस्पेरस पीपल, जो प्रॉस्पेरस पीपल होते थे, जो अमीर लोग होते थे, जिन्हें घोड़े की ज़रूरत है, जैसे कि राजा है उसे घोड़े की ज़रूरत है लड़ाई के लिए, तो इसीलिए उन्हें बेच दिया करते थे। फिर यहाँ पर देखिए डिफरेंट कास्ट ऑफ पैटी पेडलर्स, ये कह रहे हैं अलग अलग कास्ट थे जो पैटी पेडलर्स के। वो जो क्या करते थे, आप मतलब अलग अलग जो ये जो थे, जो पेडलर कहते हैं बच्चों, पेडलर मतलब पैदल चलने वाला। ठीक है, पेडलर मतलब पैदल चलने वाला, पैडलिंग करना मतलब चलना, पैदल चलना। तो अलग अलग ऐसे ये जो ट्राइब्स थे, जो बंजारास थे, ऐसे अलग अलग जो पेडलर्स थे, वो क्या करते थे, आप जो ऐसी गाँव से गाँव चला करते थे। टू सेल वेयर्स सच एज रोप्स, क्या बेचने के लिए, काफ़ी ऐसे सामान बेचने के लिए, जैसे कि रोप्स यानी रस्सियाँ बेचना, रीड्स है, स्ट्रॉ मेटिंग है, कोर्स सेक्स है, मतलब अलग अलग मटेरियल है उन्हें बेचना। ठीक है, इन्हें बेचने के लिए एक गांव से दूसरी गांव तक वो पैदल चला करते थे और ऐसी सामान बेचा करते थे। सम टाइम मेंडिकेंट्स ऑल्सो एक्टेड एज वेंडरिंग मर्चेंट्स, और कभी कभी जो मेंडिकेंट्स होते थे वो लोग भी एज आ वेंडरिंग मर्चेंट्स के तौर पर एक्ट किया करते थे। फिर पेज नंबर 48 ओपन कर लिए बच्चों, क्या है ये, पेज नंबर 47 है, तो पेज नंबर 48 यहाँ पर देखिए गोंड्स। अब गोंड्स ट्राइब्स के बारे में हमने पहले ही पढ़ा था, इसमें भी हम इन्हीं के बारे में स्पेशली पढ़ने आ रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी मशहूर ट्राइब्स है, इसके बारे में काफ़ी जानने को मिलता है, और ये कह सकते हैं ये काफ़ी बड़े एरिया में रहते थे। चलिए अब इस ट्राइब्स के बारे में देख लेते हैं, गोंड्स जो ट्राइब्स था इसके बारे में देख लेते हैं। और अभी जो हमने पीछे वर्ड आपको बताया था, इसका मतलब आपको समझ में आया है ना नहीं, चलिए एक बार और बता देते हैं। समटाइम मेंडिकेंट्स ऑल्सो एक्टेड एज अ वेंडरिंग मर्चेंट्स, मर्चेंट्स कहते हैं बच्चों सौदागर, जो एक जगह से दूसरी जगह जाकर मतलब एक तरह से ट्रेडिंग का काम करता है, वो इधर से उधर सामान जाके बेचता है, ख़रीदता है। और वेंडरिंग मतलब चलने वाला, सफ़र करने वाला, इधर से उधर वेंडरिंग करना। ठीक है, तो कुछ कभी कभी ऐसा लगता था जो मेंडिकेंट्स होते थे वो भी एज आ वेंडरिंग मर्चेंट्स के तौर पर एक्ट किया करते थे, ऐसा लगता था कि वो भी जो है सामान खरीदने और बेचने वाले हैं।
ठीक है, जैसे कि जो हमारे बंजाराज और जो ट्राइब्स का काम होता था। अब यहाँ पर आ गए हम, अब एक ट्राइब्स का नाम दिया है गोंड्स, ठीक है। गोंड्स देखते हैं, इन टोटल देयर आर 4 मिलियन एथनिक ग्रुप्स इन सेंट्रल इंडिया। ये कह रहे हैं अगर हम एथनिक ग्रुप की बात करें तो 4 मिलियन से भी 4 मिलियन के लगभग सेंट्रल इंडिया में, सिर्फ सेंट्रल इंडिया में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ छोड़ के बीच वाला सेंट्रल इंडिया जो है वहाँ पर 4 मिलियन एथनिक ग्रुप्स थे। वन सच ग्रुप इज़ द गोंड्स, उसमें एक ग्रुप था बच्चों गोंड्स हु बिलोंग टू गोंडवाना, जो कि गोंडवाना से बिलोंग करता था, ठीक है। दे लिव्ड इन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। और ये कहाँ पर रहे, मतलब अब तो नहीं रहते ना, लिव्ड इसीलिए आया है, जो रह चुके। कहाँ पर रहे थे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से में। अब उस ज़माने में हो सकता है मध्य प्रदेश का कुछ और नाम हो, महाराष्ट्र का कुछ और नाम हो, छत्तीसगढ़ का कुछ और नाम हो, मगर आजकल हम इस जगह को छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं, इसीलिए हमें इसी नाम से ही हमें पढ़ाया जा रहा है। उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, और उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश में भी गोंड्स रूलर्स रूल्ड इन द 13 एंड 14 सेंचुरीज़। जो गोंड्स के रूलर्स थे उन्होंने कब रूल किया, 13 और 14वीं सेंचुरी में, ठीक है। दे ऑल्सो एक्सपेंडेड देयर किंगडम थ्रू मैट्रीमोनियल अलायंसेज। मैट्रीमोनियल अलायंसेज का मतलब क्या है, चलिए अभी समझाते हैं। ये कह रहे हैं इन्होंने अपनी किंगडम को, अब किंगडम जो वर्ड यूज़ हुआ है तो आपको इससे समझ में आ रहा होगा, यानी इनमें भी हुकूमत चलती थी, यानी जो ये ट्राइब्स होते थे ये लोग भी आपस में वैसे तो अभी मैंने आपको बताया था इनका भी चीफ होता था। अब ये लोग किंग नहीं यूज़ करते थे, तो चीफ होता था, इनका हेड होता था, जो राजा के तौर पर ही इनका जो है मुखिया होता था। अब ये लोग भी दूसरे ट्राइब्स को हटाकर, उनसे लड़कर, मतलब एक इंसान की फितरत होती है कि अपनी जगह को बढ़ाना, अपने एरिया को वास्ट करना, अपनी ताकत को शो करना। तो इसी तरह से क्या होता था, ये लोग भी अपनी किंगडम को जो है मैट्रीमोनियल अलायंसेस के तौर पर जो है बढ़ाया करते थे। मैट्रीमोनियल मतलब ऐसा होता था जैसे कि अब यहाँ पर गोंड्स ट्राइब रह रहा है, यहाँ पर कोई और ट्राइब्स रह रहा है, इनके ट्राइब्स के जो है जो राजा हैं ये उनकी बेटी है, उनकी शादी इनके ट्राइब्स के बेटे से हो गई, इनके बेटे की शादी उनकी बेटी से हो गई, तो वो उनका ट्राइब जो था वो इतना एरिया के साथ साथ इतना एरिया और उसके अंडर में आ गया। तो इस तरीके से क्या करते थे, मैट्रीमोनियल अलायंसेस के तौर पर क्या करते थे, वो अपने ट्राइब्स को, अपने किंगडम को फैलाया करते थे। बेसिकली द गोंड्स वर हिंदूज एंड स्पोक ड्राविडियन लैंग्वेज। अगर नॉर्मली हम बात करें, जो गोंड्स थे वो लोग हिंदू थे और वो ड्राविडियन लैंग्वेज बोला करते थे। द गोंड्स लेड अ सिंपल लाइफ। जो गोंड्स थे बच्चों वो एक सिंपल लाइफ जीते थे। दे लिव्ड इन प्लेन हाउसेज विच ऑल्सो अ कैटल शेड। ये कह रहे हैं ये जो है सिंपल लाइफ जीते थे और प्लेन हाउसेज में रहा करते थे, जिसमें एक कैटल शेड भी हुआ करता था, मतलब जो इनके कैटल्स होते थे उसके लिए भी छत होती थी, वहाँ पर कैटल बने होते थे। दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे। हर बार नहीं बताऊंगा आपको कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, कम से कम 10 बार बता चुका हूं मैं आपको इस चैप्टर के पहले, ठीक है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है वो आपको पता ही है। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे। एंड वर्शिप स्पिरिट्स अलॉन्ग विद हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस। और ये जो है कुछ हिंदू गॉड्स और गॉडेस की पूजा किया करते थे, ठीक है। मतलब नॉर्मली अगर बात करें तो ये कहा जा रहा है ये लोग जो है नॉर्मली कौन थे, हिंदूज़ थे। तो ये लोग अपने हिंदूज़ थे तो हिंदूज़ गॉड और गॉडेस की तो पूजा करेंगे। इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन ट्रीज एंड बुशेस इन अ फॉरेस्ट एरिया आर फर्स्ट कट एंड बर्न। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में देखिए यहाँ पर इन्होंने फिर एक्सप्लेन किया है शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है बच्चों। जो पेड़ पौधे झाड़ फूस जो होता है जंगलों में, उसे एक एरिया का जला दिया जाता है, उसे काट कर उसे जला दिया जाता है। द क्रॉप इज सोन इन द एशेज। और जो राख बचती थी उसके अंदर धान मतलब खेती कर दी जाती थी, ठीक है, क्रॉप्स उगा दी जाती थी। व्हेन दिस लैंड लूसेज इज फर्टिलिटी। और जब वो ज़मीन अपनी फर्टिलिटी, अपनी जो उसकी जो उपजाऊ ज़मीन जो है उसकी उपजाऊता वो जो फर्टिलिटी है उसे जब वो खोने लगती थी, जब ऐसा लगता था कि अब वो ज़मीन बंजर हो रही है, तो क्या करते थे ये लोग, अनदर प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड एंड प्लांटेड इन द सेम वे। ये लोग उस जगह को छोड़कर जहाँ पर खेती बाड़ी करना, मतलब अब जैसे कि कहीं पर जंगलों को काटा, किसी एरिया को काट के मान लो 500 गज की ज़मीन काटी और वहाँ पर जला दिया जो बचा कुछ था और उस पर राख बन गई। उसी राख पर वो खेती करते थे और जब वो ज़मीन ख़राब हो जाया करती थी तो उस ज़मीन को दोबारा सही करने के बजाय उसे क्या होता है बच्चों, हम उसे पिलोइंग करते हैं, फिर उसके बाद सोइंग करते हैं। आपने देखा होगा हल चलाते हैं तो उससे ज़मीन नीचे की जो मिट्टी होती है ऊपर आती है, ऊपर की नीचे जाती है, पोरस होती है ज़मीन। तो ये सब ऐसा कुछ काम नहीं करते थे, नॉर्मली उस ज़मीन को डायरेक्ट छोड़ दिया करते थे और दूसरी जगह पर जाके ज़मीन को, पेड़ों को काटा, वहाँ पर जलाया और फिर वहाँ पर शुरू करी। ऐसे करके क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था बच्चों। पेड़ तो कट ही रहे थे और ज़मीन और ख़राब होती जा रही थी, क्योंकि ये लोग एक बार ज़मीन को इस्तेमाल करने के बाद जब वो ख़राब हो जाया करती थी तो उसे सही नहीं करते थे, उसे इस लायक नहीं बनाते थे कि वो दोबारा खेती हो जाए, उसे ऐसे ही छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते थे।
ये कह रहे हैं ना, द क्रॉप इज सोन इन द एरिया एशेज व्हेन दिस लैंड लूजेज इट्स फर्टिलिटी, जब वो उसकी फर्टिलिटी छूट जाती थी, उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती थी, तो वो क्या करते थे, एनदर प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड एंड प्लांटेड इन द सेम वे, इसी सेम तरीके से वो दूसरे जगह के प्लॉट के किसी लैंड के प्लॉट पर जाते थे, किसी ज़मीन के टुकड़े पर जाते थे, वहाँ पर पेड़ को काटते थे, फिर ऐसी आग लगाकर उन्हें जला देते थे, फिर राख बनती थी उसके ऊपर, फिर इसी सेम वे में प्लांटिंग किया करते थे। दिस इज़ शिफ्टिंग कल्टीवेशन या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इसे ही हम बच्चों क्या कहते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। द गॉन्ड्स वर वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया, ये कह रहे हैं जो गॉन्ड्स था वो सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप था इंडिया का। द लार्ज गॉन्ड किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू गढ़स, ये कह रहे हैं जो लार्ज बड़ा जो गॉन्ड किंगडम था वो गढ़स में डिवाइड था, जैसे मैंने बताया ना क्लेन्स में डिवाइड होता था, ऐसे इन्होंने गढ़स बना रखा था, ठीक है, टुकड़े। द लार्ज गॉन्ड ट्राइब्स वर फर्दर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर क्लेन, और फिर यही जो हमारे लार्ज गॉन्ड्स किंगडम थे ये डिवाइड थे गढ़स में, और यही फिर बाद में डिवाइड होगा छोटे छोटे स्मॉलर क्लेन्स में। ईच क्लेन हैड इट्स ओन राजा और राय, और हर क्लेन का एक अपना राजा होता था, मतलब जैसे कि हमारे छोटे छोटे जगह पर राजा बना दिए जाते हैं, यानी छोटे छोटे जगह पर जो नेता होते हैं, सीएम होते हैं, इसी तरह से बच्चों, इसी तरीके से जो हेड होता है वो हमारा क्या हुआ, जो हमारे पूरा एक होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद सीएम, उसके अंदर फिर हमारे पार्षद, अलग अलग मेंबर्स होते हैं। तो इसी तरीके से इन्होंने भी क्या बना रखे थे, राजा बना रखे थे, और जिसे हम कहते हैं राय, मतलब जो एक उस क्लेन का हेड होगा उसे कहते थे राजा या उसे राय कहते थे। अ पर्टिकुलर गॉन्ड क्लेन कंट्रोल ईच घर, जो एक पर्टिकुलर गॉन्ड का क्लेन होता था वो हर एक घर को कंट्रोल करता था। ईच घर वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू यूनिट्स ऑफ 84 विलेजेस कॉल्ड चौरसी, और हर घर को 82 गांव में बांटा जाता था, जिसे कहते थे चौरसी विलेजेस में। 84 विलेजेस में बांट दिया जाता था एक घर को, उसे हम कहते थे चौरसी, ठीक है। द चौरसी वॉज सब डिवाइडेड इंटू बरहॉट्स, अब एक चौरसी, अब देखिए एक गांव, एक घर के अंदर 84 गांव हैं जिसे हम चौरसी कह रहे हैं, एक गांव को चौरसी कह रहे हैं, और उस चौरसी को भी फिर डिवाइड करा है किस में, बरहॉट्स में, विच वर मेड अप ऑफ 12 विलेजेस ईच, मतलब क्या होता था, 12 घर के चौरसी क्या होते थे, बरहॉट्स होते थे। 84 चौरसी होते थे, और जब 12 चौरसी यानी 12 विलेजेस को अगर मिला दिया जाता था उसे कहते थे बरहॉट्स। अलग अलग इनका तरीका था भाई, अलग अलग हिसाब से उन्होंने बांट रखा था। चलिए, गॉन्ड सोसाइटी चेंज्ड विद द इमरजेंस ऑफ लार्ज स्टेट्स, ये कह रहे हैं गॉन्ड सोसाइटीज़ के अंदर चेंजेस क्या हो, जो हमारे लार्ज स्टेट्स आए उसके इमरजेंस ऑफ लार्ज स्टेट के इमरजेंस की वजह से गॉन्ड सोसाइटी के अंदर चेंजेस। इट वीकेंड द क्लेन आइडेंटिटी, ये कह रहे हैं इसके जब लार्ज स्टेट्स जो है इमरजेंस होने लगी तो इसकी जो क्लेन की आइडेंटिटी थी वो वीकेंड होने लगी, उसकी पहचान कमज़ोर होने लगी। देयर वाज अ ग्रेजुअल डिवीजन ऑफ गॉन्ड सोसाइटी इनटू अनइक्वल सोशल क्लासेस, अनइक्वल सोशल क्लासेस में जो है डिवीज़न होने लगा गॉन्ड सोसाइटी के अंदर। ब्राह्मण्स बिकेम अ डोमिनेंट क्लास इन द सोसाइटी एज दे रिसीव लैंड ग्रांट्स फ्रॉम द गॉन्ड राजाज, और जो ब्राह्मण्स थे बच्चों वो जो है डोमिनेंट क्लास बना दिए गए, डोमिनेंट क्लास सोसाइटी बना दिए गए, सोसाइटी के अंदर वो हायर क्लास मेंबर बना दिए गए। क्यों? क्योंकि उनके पास ज़मीन थी, किससे मिली थी, वो गॉन्ड्स के राजाओं से, तो वो लोग अब वो अमीर इंसान थे, गॉन्ड्स थे। अब वो भैया देखो, अगर आपके मज़हब का कोई पंडित जी हैं या मौलवी साहब हैं, ठीक है, हाफिज़ साहब हैं, या कोई प्रीस्ट हैं, साधु हैं, मतलब जिसे जो है अपने रिलीजन के बारे में नॉलेज है, हर कोई उनकी इज्जत करता है, तो मगर क्या कर दिया, इन्हें हाई क्लास फैमिली बना दिया, और जो गरीब लोग हैं उन्हें बिल्कुल ही लो क्लास बता दिया गया। द गॉन्ड्स राजाज डिज़ायर टू बी रिकॉग्नाइज एज राजपूत, और जो गॉन्ड्स राजा होते थे वो कैसे डिज़ायर करने लगे, वो एज अ राजपूत अपने आप को बताने लगे। दे बिगन फॉर्मिंग मैरिटल रिलेशन विद द राजपूत्स, और उन्होंने क्या शुरू कर दिया, अपने आप को एज अ राजपूत बनाने के लिए मैरिटल रिलेशंस, मतलब शादी वाले रिलेशंस बनाना शुरू कर दिए राजपूत्स के साथ, मतलब राजपूत के साथ शादियां होनी शुरू हो गई होंगी, रिश्तेदारी शुरू हो गई होंगी, फिर बाद में वो लोग भी राजपूत बन गए। सिंपली ये जब गॉन्ड्स था ये ख़राब कैसे होने लगा, इसकी क्लेन की आइडेंटिटी कमज़ोर कैसे होने लगी, इसकी पहचान कमज़ोर कैसे होने लगी, जब उन लोगों में डिस्क्रिमिनेशन आ गया। सिंपल अगर हम बात करें, ठीक है, कास्ट के बेसिस पर, सोसाइटी के बेसिस पर आपस में डिवीज़न कर दिया गया, हायर कास्ट लोअर कास्ट बना दिया गया। अब लोअर कास्ट पीपल की कोई इज्जत ही नहीं है, हायर कास्ट पीपल जो हैं लोअर कास्ट को बुरी तरह से सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ठीक है। अब किसी के पास ज़मीन है तो वो हायर कास्ट माना जा रहा है, कोई गरीब घर में पैदा हुआ है तो वो भी लोअर कास्ट माना जा रहा है। अगर कोई लोअर कास्ट आदमी है जो गरीब आदमी है, ठीक है, एक हायर कास्ट आदमी है जो अमीर आदमी है, तो उस घर में अगर कोई जो अमीर आदमी के घर में बेटा पैदा हुआ, लड़की पैदा हुई, जो भी हुई, उसके बच्चे होंगे तो वो भी हायर क्लास में आएंगे, और जो गरीब के घर में पैदा होंगे वो भी लोअर कास्ट में आएंगे। और उनका यहाँ तक कि उनका काम भी अलग अलग था।
कि जो गरीब लोग होंगे उनका मंदिर नहीं जा सकते, उनके कुएं अलग होंगे, ठीक है, उनका एक एरिया अलग होगा, साफ़ सुथरी जगह नहीं होंगी, ऐसी नालियाँ होंगी, गंदे संदे कुएं होंगे, पानी पीने का साफ़ पानी नहीं मिलेगा। और जो अमीर हैं उनके मंदिर जा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे डिस्क्रिमिनेशंस होते थे। अब आ जाते हैं हम अहोम्स पे। अभी मैंने अहोम्स का भी यहाँ पर पीछे अभी नाम लिया था पीछे। द अहोम्स रूल्ड अ पार्ट ऑफ आसाम फॉर 600 ईयर्स। ये कह रहे हैं जो अहोम्स हैं उन्होंने आसाम के पार्ट पर हुकूमत की थी 600 साल तक। दे बिलोंग टू माओशेन ट्राइब इन चाइना। चाइना का एक ट्राइब है माओशेन, वहाँ से बिलोंग करते थे अहोम। फिर यहाँ पर आके हिंदुस्तान में रहने लगे। सुकापा 1268 एडी तक, 68 एडी तक वॉज द फर्स्ट अहोम लीडर। ये सुकापा जो है पहले अहोम लीडर थे जो 1228 से लेकर 1268 तक इन्होंने हुकूमत की थी। मतलब अहोम के पहले लीडर थे। क्या नाम था इसका? सुकापा। ही इस्टेब्लिश हिज कैपिटल एट चरियादेओ। इन्होंने अपनी कैपिटल को कहाँ पर इस्टेब्लिश किया? चरियादेओ। ये तो हम पहली बार नाम सुन रहे हैं, हमें तो बस जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब यही पता है। उस ज़माने में जो बच्चों स्टेट्स कैपिटल ये इन सब जगह के नाम थे वो आपस में, अब वही जगह, वो जगह तो मौजूद है मगर उनके नाम बदल दिए गए हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको मतलब बाकी जगह पर पढ़ाया है, जैसे कलिंगा है बच्चों, वो उसका अलग नाम था, सॉरी कलिंगा जो है आज अलग है। जैसे हमारा पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र आज हम पटना जो है हमारा उसे कहा करते थे। तो इसी तरीके से हमारे जो है अलग अलग नाम थे पहले। द अहोम किंगडम वॉज रूल्ड बाई डिफरेंट रूलर्स ऑफ 800 ईयर। ये करें जो अहोम किंगडम्स था वो 800 साल, मतलब 800 साल तक जो है अलग अलग राजा वहाँ पर आते रहे, अलग अलग राजा वहाँ पर हुकूमत करते रहे। सुहुनुमुन वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अहोम रूलर। अब ये सुहुनुमुन, सुखापा, अजीब अजीब से नाम आपको देखने को इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि ये कहाँ से बिलोंग करते थे? माओशेन ट्राइब था, चाइना का। तो इनके नाम भी चाइनीज़ थोड़े हैं, मिलते जुलते चाइनीज़ नाम है, इसलिए थे इनके नाम अलग अलग हैं। तो सुहुनुमुन जो थे वो लोग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट अहोम रूलर थे 16वीं सेंचुरी के, यानी 16वीं सेंचुरी में काफ़ी जो है ताकतवर राजा रह चुके हैं सुहुनुमुन। द रूलर्स वर कॉल्ड स्वर्गदेओस। स्वर्गदेओस मतलब सिंपल हम कहें स्वर्ग नहीं, स्वर्गदेओस। जो रूलर होते थे उन्हें राजा नहीं कहा करते थे, ठीक है, सुल्तान नहीं कहते थे, महाराजा नहीं कहते थे, क्या कहते थे? स्वर्गदेओस कहते थे। दे डिवाइडेड द प्रोविंसेस अंडर गवर्नर्स कॉल्ड भरपखंस। अब जैसे कि हमने यहाँ पर अपने छोटे छोटे हिस्से हिंदुस्तान में हमारे डिवाइड हैं, हम उसे कहते हैं स्टेट कैपिटल्स। इन लोगों ने अपने प्रोविंसेस डिवाइड कर रखे थे, प्रोविंसेस को, उसमें अलग अलग गवर्नर्स होते थे बच्चों, जिससे कहा जाता था भरपखंस। अब इसका भरपखंस का मीनिंग क्या होता है? हो सकता है चाइनीज़ वर्ड हो, तो इसका मीनिंग्स उन्हीं लोगों को समझ में आता होगा। द सिलेक्शन ऑफ द किंग वॉज मेड बाई अ काउंसिल कंप्राइजिंग ऑफ 5 मेंबर कॉल्ड पेट्रोमेंट्रीज। जो सिलेक्शन होता था किंग का, वो मतलब जो राजा चुना जाता था उसमें 5 लोग होते थे, 5 लोग की एक काउंसिल बैठती थी, मतलब 5 मेंबर की एक काउंसिल होती थी, मीटिंग होती थी, जिसमें वो लोग 5 मेंबर डिसाइड करते थे कि राजा किसे बनाना है। और उस सोसाइटी को जो काउंसिलिंग होती थी, उस काउंसिल को जो 5 मेंबर होते थे उसे कहते थे पेट्रोमेंट्रेस। आजकल हमारे ज़माने में क्या होता है, हमारे पंचायती सिस्टम होता है, उसमें 5 होते हैं, उसमें से फिर वो डिसाइड करते हैं कि हमारा सरपंच कौन होगा। इसी तरीके से ये लोग भी ऐसे करते थे, ठीक है। हाउएवर दिस सिस्टम वॉज नॉट लाइक बाई पीपल एंड लेड टू द डिक्लाइन ऑफ होम रूलर इन द 17 एंड 18 सेंचुरीज। क्या हुआ, ये तरीका लोगों को पसंद नहीं आया कि लोगों से पूछ ही नहीं जा रहा है, आम जनता से पूछ ही नहीं जा रहा है राजा कौन होना चाहिए। या तो फिर राजा, देखो अगर तुम पूछ ही रहे हो राजा कौन बनेगा, रूलर कौन बनेगा, तो फिर सबसे पूछो, वरना राजा का, मेरे हिसाब से राजा का मतलब ये नहीं होता है कि किसी से पूछना कि मैं राजा बन जाऊं या नहीं बन जाऊं। तो कौन चाहेगा कि वो राजा बन जाए? हर कोई चाहेगा कि मैं राजा बनूं, मेरी इज्जत हो, मैं हुकूमत करूं। तो कोई नहीं चाहेगा कि ये राजा बने, बल्कि ये और कहेगा कि हमें बना दो राजा। तो लोग बाग इससे नाराज़ ही होंगे। तो अगर राजा बनना है तो राजा का मतलब तो मेरे हिसाब से जो सबसे पावरफुल हो, जो हुकूमत करता हुआ आया हो, दूसरे राजा को हराया हो, जिससे सब लोग डरते हों, जिसके खिलाफ आवाज़ उठाने से डरते हों। अगर कोई कमज़ोर राजा है तो उसका तो कोई आम जनता, कोई आम नॉर्मल पब्लिक में से इंसान आके उसे मार जाएगा और कहेगा कि मैं राजा हूँ। तो ऐसे थोड़ी ना होता है। राजा बनने के लिए पावरफुल होना पड़ता है, सेना होनी पड़ती है, और सेना भी ऐसी होनी चाहिए जो उसकी वफ़ादार हो। पता चले उसके ही कोई जो है कमांडर है या उसी के जो सेना है उसी में से किसी आदमी ने राजा को सोते मार दिया। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे नॉर्मल नहीं होता है कि राजा बनना। तो इसी में क्या होने लगा, 16वीं सेंचुरी में 17 और 18वीं सेंचुरी में लोग बाग इसके खिलाफ जाने लगे कि 5 लोगों को इकट्ठा किया, राजा चुन लिया, ये क्या तरीका है। इस लोगों को पसंद नहीं आया होगा तो लोग इसे डिक्लाइन करने लगे, अहोम रूल को। और अहोम रूल वहाँ पर क्या होने लगा, डिक्लाइन होने लगा, कमज़ोर होने लगा। दे एडॉप्टेड
असमीज़ लैंग्वेज, और उन्होंने आसामीज़ लैंग्वेज अडॉप्ट कर ली, मतलब आसाम की जो लैंग्वेज थी वो लोग बोलने लगे वही लैंग्वेज। दे ऑल्सो मेंटेन रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स ऑफ देयर पीरियड, और अपने ज़माने के पीरियड्स के बारे में सब कुछ उसके बारे में उन्होंने अकाउंट बनाना शुरू कर दिया। मतलब ये जो हम सब चीज़ें जान पा रहे हैं, ये कैसे जान पा रहे हैं बच्चों, जो हिस्टोरियंस हैं जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया होगा तो ये सारी चीज़ें उन्हें मिली होंगी कहीं ना कहीं, तो इसी तरीके से ये लोग अपने रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स को लिख कर छोड़ दिया करते थे। अब हो सकता है इनका दिमाग में इनके बात ये हो कि आगे आने वाले लोग हमारे बारे में जानें, या हो सकता है ये अपने लिए ही रिकॉर्ड्स बनाते हों, जैसे हम लोग रिकॉर्ड्स बना के रखते हैं कि कितने बच्चे एब्सेंट हैं, कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये लोग भी अपने अकाउंट्स के अपने जो बाकी रिकॉर्ड्स होते थे उसके बारे में लिखते थे, कारोबार का, या कौन राजा है, कितना खर्चा हुआ, कितना टैक्स आया, कुछ भी हो सकता है रिकॉर्ड्स। और वही रिकॉर्ड्स जो अब हाँ हिस्टोरियंस ने पढ़े होंगे तो उन्हें पता चला होगा कि ये लोग टैक्स ऐसे लिया करते थे, ऐसे सिक्के चलते थे, उस राजा का नाम ये था, राजा इतना पावरफुल था, इतने उम्र का था। हो सकता है बहुत से लोग होते थे जो अपने बारे में लिखवाया भी करते थे, जैसे कि अगर हम मुग़ल डायनेस्टी की हमने बात की है कई बार, तो वो लोग जो है बाकायदा लिखने वाले रखते थे, पोएट होते थे जो पोएम लिखा करते थे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे राइटर लाते थे वो लोग अपने लिए कि वो कहते, बल्कि राजाओं को शौक़ भी था कुछ राजाओं को कि जो लिखने वाले हैं उन्हें बुलाकर लाते थे और कहते थे मेरी ज़िंदगी के बारे में लिखने के लिए, मतलब अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखने को भी कहते थे। तो उसका काम ये बस ये रहता था डेली लाइफ में राजा क्या कर रहा है, राजा की ज़िंदगी कैसे शुरू हुई, राजा ने किस किस को हराया, उसकी कामयाबी के बारे में, उसकी खूबी के बारे में, उसकी अच्छाई के बारे में, क्योंकि हर जो दरबारी हो जाता वही चाहता था कि मैं राजा को खुश करूँ, मुझे इनाम मिले। तो इसी के तौर पर वो अच्छी अच्छी बातें लिखते थे उसके बारे में, और वही चीज़ें जो लिखी हुई रहती थी वो हमें मिली, फिर आजकल हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में, हिस्टोरियंस ने उसे पढ़ा समझा। हम लोग तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि हो सकता है कोई फ़ारसी में लिखा है, कोई संस्कृत में लिखा है, प्राकृत लैंग्वेज है, तो हम लोग को तो खाली हिंदी, इंग्लिश, उर्दू ज़्यादा से ज़्यादा बस यही आती हैं, कुछ लोगों को अरबिक आती है, तो इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। अराउंड द 18th सेंचुरी, अगर हम 18वीं सेंचुरी की बात करें, द ब्रिटिश डिफीटेड द बर्मीज़ इन द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज़ वॉर। देखो बच्चों, जैसे मैंने बताया था कि बाद में फिर अंग्रेज़ भी आने लगे, तो अंग्रेज़ के आते ही 18वीं सेंचुरी में जो ब्रिटिश थे उन्होंने बर्मीज़ को हरा दिया। फर्स्ट एंग्लो बर्मीज़ वॉर किस नाम से जाना जाता है, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज़ वॉर के नाम से जाना जाता है। आफ्टर विच अहोम वॉज कन्वर्टेड इनटू अ प्रिंसिपैलिटी एंड ऑल्सो लेड टू द एंड ऑफ अहोम रूल। बाद में क्या होने लगा, जब ये इसी तरह से अंग्रेज़ जब आए, इन्होंने जो यहाँ के ट्राइब्स को हरा दिया, और क्या हुआ फिर अहोम जो था वो भी प्रिंसिपैलिटी में चेंज हो गया, और वहाँ पर अहोम रूल ख़त्म हो गया पूरी तरीके से, क्योंकि वहाँ पर अब अंग्रेज़ आ गए थे, ठीक है। अहोम रूल यानी यहाँ पर सिंपल ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए अहोम यहाँ पर लिखा है, एक फैक्टोपीडिया जो है इसमें लिखा हुआ है, अहोम इज़ ड्राइव फ्रॉम द नेम असोम। असोम वॉज कॉल्ड कमोरिपा एंड इट्स कैपिटल वॉज गुवाहाटी। ये कह रहे हैं बच्चों अहम जो वर्ड है वो असम से डिवाइड है। असोम जो है किसे कहा जाता था, कमोरिपा। अब ये कमारूपा क्या है, और उसकी जो कैपिटल है गुवाहाटी, उससे ड्राइव हुआ है, असोम वर्ड से बना हुआ है अहोम। लोगों की अपनी अपनी इच्छा जो भी नाम रख लिया, आजकल तो हम उसे पढ़ रहे हैं बस, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आ जाते हैं। द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ द अहोम्स वॉज एग्रीकल्चर। ये कह रहे हैं जो प्राइमरी एक्टिविटी थी, प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो था, मतलब काम जो था नॉर्मली, वो उनका था खेती बाड़ी का, मतलब एग्रीकल्चर करना। दे इंट्रोड्यूस न्यू मेथड ऑफ वेट राइस कल्टिवेशन। उन्होंने क्या क्या ईजाद किया, वेट राइस कल्टिवेशन करना। जैसे कि आपने देखा होगा राइस कल्टिवेशन होती है पैडी, उसमें पूरा खेत में पानी भीगा होता है, पानी भरा रहता है। इसी तरीके से जो वेट राइस कल्टिवेशन था इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। ड्यूरिंग वॉर ऑलमोस्ट एवरी मैन सर्व इन द आर्मी। और वॉर के टाइम में जब लड़ाई हुआ करती थी, जंग हुआ करती थी, तो उसके अंदर सारे जितने भी आदमी हुआ करते थे, मर्द हुआ करते थे, वो उस जंग में शामिल हुआ करते थे। मतलब ऐसा नहीं होता था कि पहले से डिसाइड हो कि यही लोग हमारे आर्मी के अंदर लोग होंगे, ऐसा नहीं होता था, ठीक है। बल्कि क्या होता था कि जो नॉर्मल लोग होते थे वो लोग नॉर्मल डेज में तो अपना काम किया करते थे, मगर जब लड़ाई हुआ करती थी, जब वॉर हुआ करती थी, जब जंग होती थी, तो उसमें वही सारे लोग अपना काम काज छोड़कर उसी जंग में शामिल हुआ करते थे। देखिए यहाँ पर लिखा है, इन नॉर्मल सिचुएशन दे हैड टू इंडल्ज themselves in the construction of embankments, irrigation system and other public work। और नॉर्मल डेज़ में जब लड़ाइयाँ नहीं हुआ करती थी, उस ज़माने में, उस टाइम में जब लड़ाइयाँ होती थी, तो नॉर्मल जो वर्क होते थे उसे छोड़कर वो अपने कामकाज को छोड़कर लड़ाइयों में शामिल होते थे। और नॉर्मल डेज़ में अपना जो कामकाज होता था, जैसे खेती बाड़ी करना या कोई भी एम्बैंकमेंट्स पे काम करना, कंस्ट्रक्शंस ऑफ एम्बैंकमेंट्स, ठीक है, घर बनाना, खेती बाड़ी करना, या कोई नौकर है जानवरों को पाल रहा है, मतलब बहुत सारे काम हो सकते हैं, सब्जियां बेचना, अनाज बेचना, हो सकता है उस ज़माने में क्या क्या काम होता हो,
तो नॉर्मल डेज में तो अपना काम किया करते थे, मगर अब जब पता चला कि लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है, तो सारे जितने भी मर्द होते थे वो सब मिलकर जो है उस जंग में शामिल होते थे। ऐसी कोई उनकी आर्मी नहीं बनी हुई थी कि पहले से आर्मी तय हो कि इस हमारी आर्मी की ये लोग हैं, यही लोग खाली लड़ेंगे, बाकी का काम अलग है। ऐसा कोई उसमें डिसाइडेड नहीं था। अगर लड़ाई हुई है तो सब जितने भी मर्द हैं सब जाते थे। द होम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट क्लेड्स और खेल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेसिफिकली असाइंड ऑक्यूपेशन एंड देयर हेरिडेटरी स्टेटस। हाँ, अब ये कह रहे हैं, देखिए फिर से वही बात आई, जो होम सोसाइटी थी हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो लोग भी जो है डिफरेंट क्लेन्स में डिवाइड थे, जिसे हम कहते हैं खेल्स। किसके हिसाब से? उनके स्पेसिफिकली असाइंड ऑक्यूपेशन, मतलब जो उनके अलग अलग ऑक्यूपेशन है और जो उनके हेरिडेटरी स्टेटस है, जो उनकी जो स्टेटस है उसके हिसाब से अलग अलग खेल्स में डिवाइड थे, यानी अलग अलग क्लेन्स में डिवाइड थे। द खेल्स वर असाइंड डिफरेंट ऑफिशियल्स एट डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ ग्रेडेशंस, और खेल्स के अंदर भी अलग अलग ऑफिशियल्स लगाए गए थे कि एट डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ ग्रेडेशन, मतलब डिफरेंट ग्रेडेशंस के ऑर्डर्स पर अलग अलग ऑफिशियल्स भी असाइन किए गए थे, अलग अलग कर्मचारी भी लगाए गए थे। अ खेल कंट्रोल्ड ऑफ सेवरल विलेजेस, एक खेल के अंदर कुछ विलेजेस आते थे, मतलब कुछ गाँव को मिलाकर एक खेल बनाया जाता था, यानी मतलब एक क्लेन बनाया जाता था। ऑल एडल्ट मेल सर्व इन द आर्मी ड्यूरिंग वॉर, और जितने भी बड़े मेल लड़के, यानी जो लड़के जो नौजवान मर्द होते थे, उन लोगों को आर्मी में सर्व किया जाता था, मतलब भेजा जाता था वॉर के टाइम में, जंग के टाइम में। पीपल फ्रॉम हैवीली पॉपुलेटेड एरियाज़ वर शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड प्लेसेस, और जो हैवीली पॉपुलेटेड वाले एरियाज़ होते थे, मतलब जहाँ पर घनी आबादी होती थी, वो लोग शिफ्ट कहाँ पर हो गए? जहाँ पर कम आबादी थी वहाँ पर शिफ्ट हो गए, लेस पॉपुलेटेड प्लेसेस पर चले गए। पीजेंट वर असाइंड लैंड बाय द विलेज कम्युनिटी, और जो पीजेंट्स थे उन्हें ज़मीन, वो लोग ज़मीनों के साथ जुड़ गए बाय द विलेज कम्युनिटी, जो कि विलेज कम्युनिटी थे उसके ज़रिए। यहाँ पर देखिए, मेंबर्स टू अ पर्टिकुलर खेल सिग्निफाइड दैट दे वर द डिसेंडेंट ऑफ अ कॉमन एंसेस्टर। मेंबर्स जो थे पर्टिकुलर खेल्स के, वो क्या सिग्निफाई करते थे कि वो ही लोग जो है कॉमन एंसेस्टर्स के क्या हैं? डिसेंडेंट्स हैं। अ खेल ऑफन कंटेन्स 20 पेक्स, और एक खेल के अंदर 20 पेक्स होते थे। दिस स्मॉलेस्ट यूनिट इज कंट्रोल बाई एन ऑफिसर्स नोन एज बोरा। जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चों कि खेल क्या होता था, एक खेल जो है एक क्लेन था पूरा, उसके अंदर कई गांव होते थे, कई विलेजेस होते थे, उसके अंदर फिर छोटे छोटे टुकड़े बना रखे थे, 20 टुकड़े, उन्हें कहते थे पेक्स, और उस पेक्स के अंदर एक मतलब हेड होता था, उस हेड को कहते थे ऑफिसर्स। उस ऑफिसर्स को क्या कहते थे ये लोग? बोरा कहते थे। द होम किंगडम ऑफ मेडिवल आसाम, यानी असोम वर्ड यानी आसाम, जो मैंने अभी ऊपर पढ़ा था, ठीक है। तो जो होम किंगडम था मेडिवल आसाम का, जिसे ये लोग असोम पढ़ते थे, वॉज बेस्ड ऑन अ टाइप ऑफ फोर्स लेबर सिस्टम। ये किस तरीके का था? एक फोर्स लेबर सिस्टम नोन एज द पेक सिस्टम, पेक सिस्टम के नाम से जिसे जाना जाता है, उसके बेसिस पर था ये। द पेक सर्विस वॉज रोटेटेड, जो पेक सर्विस थी वो रोटेटेड होती थी, रहती थी, मतलब बदल बदल कर घूम घूम कर आया करती थी। ईच विलेज हैड टू सेंड अ नंबर ऑफ पेक्स बाय रोटेशन, मतलब सिंपली अगर जैसे कि एक पेक्स के अंदर 20 पेक होते थे खेल के अंदर, और उस पेक सिस्टम के अंदर क्या होता था? हर गांव के अंदर, हर गांव से एक पेक्स विलेजेस के अंदर से हर कोई जो है रोटेशन वाइज 1 बाई 1 अपना पेक भेजता था। किस लिए? काम के लिए, और क्या? काम ही तो होता था। पेक का मतलब क्या था? सर्विस करने के लिए, जॉब करने के लिए, फोर्स लेबर, ठीक है, बंधुआ मजदूर जिसे कहा जाता है, उसे उस तरीके के काम के लिए पेक्स लेबर जो है अलग अलग विलेजेस से, जैसे कि अब 20 हैं पेक एक गांव में, तो अलग अलग पेक्स से अलग अलग विलेजेस से भेजा जाता था। एक इस गांव से आया पहले, फिर इस गांव से आए, एक नहीं बल्कि कई होते थे, फिर इस गांव से आए, फिर ऐसे करके रोटेशन चलता रहता था। द पेक सिस्टम वॉज द मेजर सोर्सेज ऑफ सस्टेनेंस ऑफ द फोर्स लेबर, और ये कह रहे हैं जो पेक सिस्टम था इसी की वजह से जो है यही मेजर सोर्स बना कि जो हमारा फोर्स लेबर था इसके सस्टेनेंस का। ओरिजिनली द होम्स वर्शिप देयर ओन ट्राइबल गॉड्स, ये कह रहे हैं जो ओरिजिनली अगर बात करें तो होम्स जो होते थे वो अपने खुद के ट्राइबल गॉड्स की पूजा करते थे, बट ग्रेजुअली दे अडॉप्टेड वैष्णव फेथ, बाद में मगर इन लोगों ने क्या अडॉप्ट कर लिया? वैष्णव फेथ को जो अडॉप्ट कर लिया। दे प्रिवेलिंग इन द ब्रह्मपुत्रा वैली, और कहाँ पर प्रिवेल करते थे वो लोग? ब्रह्मपुत्रा वैली में। द किंग्स ग्रांटेड लैंड टू द टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स, जो किंग्स होते थे वो लोग ही जो है टेम्पल्स के लिए लैंड्स जो है कहाँ पर, जैसे कि अभी हमें आपको बताया इनमें भी जो है एक तरह का कास्ट सिस्टम चल रहा था, तो इसमें जो किंग्स होते थे, जो ब्राह्मण्स होते थे, वही लोग जो है टेम्पल्स में जा रहे हैं, वही लोग टेम्पल्स में जा सकते हैं, ठीक है। इन द रीजन ऑफ शिव सिंह, जो शिव सिंह का रीजन है, यानी 1714 से लेकर 1744 एडी तक की बात कर रहे हैं, हिंदूज बिकेम द डोमिनेंट रिलीजन, तो इस ज़माने में जो हिंदूज था वो डोमिनेंट रिलीजन बन गया था।
बट द अहोम किंग्स डिड नॉट कम्प्लीटली गिव अप देयर ट्रेडिशनल बिलीव्स, मगर जो इनका अहोम किंग्स था उन्होंने अपना ट्रेडिशनल बिलीव्स को हिंदू सिस्टम को एडॉप्ट करने के बाद भी नहीं छोड़ा। एंड केप्ट अ हारमोनियस बैलेंस ऑल्सो बाय प्रिजर्विंग देयर एंसेस्ट्रल रिलीजन, और उन्होंने एक हारमोनियल बैलेंस बना के रखा। कैसे? अपने एंसेस्ट्रल रिलीजन को बचाकर। जैसे कि अब ऐसा नहीं था कि ये लोग हिंदू सिस्टम अपनाने लगे, हिंदू बनने लगे, तो ऐसा नहीं था कि इन्होंने अपना पुराना ट्रेडिशन छोड़ दिया। अपने पुराने जो उनके पुरखों ने किया है, जो इनके पूर्वजों ने किया है, उसे छोड़कर इन्होंने ऐसा नहीं किया कि हिंदू सिस्टम को अपना लिया। हिंदू सिस्टम अपनाया, मगर वो सारी चीज़ें करते रहे, उन लोगों को उसे बचाते रहे। फिर नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर राजपूत, फिर मंगोल्स, यहाँ पर अलग अलग टर्म्स को हम पढ़ेंगे। तो पहला क्या है हमारा राजपूत। राजपूत में क्या था? अमंग द क्षेत्रियाज न्यू राजपूत क्लेन्स बिकम पावरफुल इन द 11th and 12th सेंचुरी। ये कह रहे हैं क्षेत्रियाज के अलावा जो नए राजपूत क्लेन्स थे वो लोग 11वीं और 12वीं सेंचुरी में पावरफुल रहे, मतलब वो लोग ताकतवर हो गए। पावरफुल, बिकेम पावरफुल का मतलब सिंपली ये है कि जिसका नाम हो, जिससे लोग बाग डरते हों, जिसके पास उस टाइम ताकत हो, जिसके पास उस टाइम शोहरत हो, ठीक है, तो वो पावरफुल कहलाएगा। दे बिलोंग टू डिफरेंट फैमिली सच एज हुनाज, चंडेलास, चालुकियाज एंड अदर, बट मोस्ट ऑफ देम केम टू बी रिगार्डेड एज राजपूत। ये कह रहे हैं इन राजपूत में भी अलग अलग फैमिलीज थी बच्चों, जैसे कि हुनास, चंदेलास, चालुकियाज, मगर ज़्यादातर जो इसमें रिगार्डेड किए जाते थे वो राजपूत ही होते थे। अब राजपूत मेनली खुद भी थे और इसमें अलग अलग फैमिलीज भी इसमें आ गई थी। जैसे मैंने बताया था कि मैंने बताया था जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी उन लोगों ने अपने आप को जो है रिकॉग्नाइज़ करने लगा था राजपूत को एज अ रिकॉग्नाइज, दे स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग देमसेल्फ एज अ राजपूत, मतलब अपने आप को वो ऐसे समझने लगे थे कि राजपूत बताने लगे थे। अब जैसे कि किसी गोंड्स या होम्स की बात करें, किसी की बात करें सोसाइटी की, उसने राजपूत के ख़ानदान में शादी कर ली तो वो अपने आप को राजपूत बताने लगा, या उसके साथ रहने लगा तो उसे अपने राजपूत कहने लगे अपने आप को। इस तरीके से वो लोग अपने आप को रिकॉग्नाइज़ करने लगे थे। फिर यहाँ पर है 3 पॉइंट हैं, देखिए। दे ग्रेजुअली रिप्लेस द ओल्डर रूल्स स्पेशली इन एग्रीकल्चर एरियाज़। एग्रीकल्चर एरियाज़ में जो इनके पुराने रूल्स थे उसे इन्होंने रिप्लेस कर दिया, बदल दिया। सोसाइटी डेवलप एंड रूलर्स यूज देयर वेल्थ टू क्रिएट पावरफुल स्टेटस। सोसाइटी जो थी बच्चों वो डेवलप होने लगी और जो रूलर होता था, जो राजा होता था, वो अपने वेल्थ को, अपनी दौलत को इस्तेमाल करता था। किस लिए? कि अपना पावरफुल स्टेट्स बना सके, अपनी पावरफुल राजधानी बना सके। विद द सपोर्ट ऑफ द ब्राह्मण्स मैनी ट्राइब्स बिकेम मैनी पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। ये कह रहे हैं ब्राह्मण्स के सपोर्ट के साथ जो काफ़ी ट्राइब्स ग्रुप थे वो लोग जो है कास्ट सिस्टम के पार्ट बन गए, हिस्से बन गए। फिर यहाँ पर है द इमरजेंस ऑफ स्टेट्स इज़ क्लोजली रिलेटेड टू सोशल चेंज अमंग्स ट्राइबल पीपल। ये कह रहे हैं जो स्टेट्स का जो इमरजेंस हुआ था वो किससे रिलेट करता है? क्लोजली अगर हम देखें तो किससे रिलेट करता है? टू सोशल चेंज अमंग्स ट्राइबल पीपल। जो ट्राइबल पीपल के अंदर सोशल चेंजेस आए थे उसकी वजह से जो है हमारा स्टेट्स की इमरजेंस हुई थी। अब नेक्स्ट है हमारा मंगोल्स। अब ये कितना बड़ा है देख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम वरना नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे। चलिए बच्चों, अब ये हमारा मंगोल्स यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। फिर उसके बाद क्योंकि हमारी एक्सरसाइजेज बचेंगी सिर्फ, तो मंगोल्स वाला पार्ट और एक्सरसाइजेज हम नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा कौन सा पार्ट ख़त्म हुआ है? जैसे कि हमने यहाँ पर स्टार्ट कौन सा किया था? पार्ट 10। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 10 कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर आप लिख लिए पार्ट 10 कंप्लीटेड, यहाँ पर आप लिख लिए पार्ट 10 कंप्लीटेड। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे अगर हम एक्सरसाइज इसमें करेंगे पार्ट 10 में तो बहुत बड़ा हो जाएगा स्टूडेंट, तो इसलिए हम पार्ट 11 में ही हम ये लास्ट हमारा जो मंगोल्स है ये पढ़ेंगे और हम एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पर लिख लिए पार्ट 11 स्टार्टेड। पार्ट 11 में हम मंगोल्स वाला पढ़ेंगे, उसके साथ साथ नेक्स्ट पेज पर जो हमारी एक्सरसाइजेज हैं ये सब करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टाइम हमें नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है और हमें ये जो हमारा बचा हुआ पार्ट है ये पार्ट 11 ये कंप्लीट करना है। सो थैंक यू वेरी मच, जितना हमने पढ़ाया है उसे अच्छे से पढ़ लिएगा। अस्सलाम वालेकुम।